मेरी खुद की एंगेजमेंट बैंक्वेट में मैं एक एक्सप्लिसिट वीडियो चलाता हूं। पहले मेहमान सोचते हैं कि मैं बस दिखावा कर रहा हूं, लेकिन फिर वे करीब से देखते हैं। वीडियो में जो औरत है वह कोई और नहीं बल्कि आज की दुल्हन लिंजू है, और वह आदमी मैं बिल्कुल नहीं हूं। भीड़ अभी भी सदमे से उबर ही रही होती है जब किसी को एहसास होता है कि दुल्हन यहाँ है ही नहीं। हर मेहमान उलझन में घूरता है। मैं एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ता हूँ और दूसरे हाथ से लिंजू का नंबर डायल करता हूँ। वह उठाती नहीं है। मैं हतोत्साहित नहीं होता। मैं फिर कॉल करता हूँ। इस बार कुछ रिंग्स के बाद वह उठा लेती है। फोन के जरिए हर कोई साफ सुन सकता है कार के हॉर्न बजते हुए और इंजन की गरज। मेहमान फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। क्या वह भाग रही है? क्या लिंजू फैमिली की प्रिंसेस सच में अपनी ही शादी से भाग रही है? मैं शांत रहता हूँ। तुम कहाँ हो? मैं पूछता हूँ। तुम क्यों चली गई? लिंजू झुंझलाकर जवाब देती है, मुझे कुछ जरूरी संभालना है। हम बैंक्वेट दोबारा रख सकते हैं। मैं वापस दबाव डालता हूँ। हमारी एंगेजमेंट बैंक्वेट से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? उसकी आवाज फोन से तेज और चिढ़ी हुई आती है। मैंने पहले ही कहा हम दोबारा रख सकते हैं। मैं ड्राइव कर रही हूँ। मैं बाद में बात करूंगी। मैं फट पड़ता हूँ। दोबारा रख सकते हैं बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है ये वेन्यू क्या है? उन मेहमानों का क्या जो हमारे लिए यहाँ तक आए? और इससे चेन फैमिली क्या बनती है? मैंने इस बैंक्वेट की प्लानिंग में 6 महीने लगाए और तुम्हें लगता है एक शब्द सब ठीक कर देता है? फिर अपनी खुद की इज्जत की कीमत पर भी मैं यह कहता हूँ, दोबारा किसके साथ? क्या मैं अभी भी दूल्हा भी हूँ? कमरे में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। लिंजू स्तब्ध रह जाती है। क्या यह सच में वही कमजोर दब्बू युएनकाई है जिसे वह हमेशा से जानती थी? युएनकाई, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम एंगेजमेंट तोड़ रहे हो? मुझे लगता है हम दोनों जानते हैं यहाँ सच में कौन दूर जा रहा है। मैंने पहले ही बताया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। वहाँ किसी को मेरी जरूरत है। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। क्या तुम अब डॉक्टर हो? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ पहुंच जाना किसी को बचा देता है? तो मुझे बताओ, उस हॉस्पिटल बेड पर कौन पड़ा है? क्या वह मरने वाला है? क्या वह सच में एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता? क्या तुम्हें सच में हमारी सेरेमनी के बीच में निकलना पड़ा? भीड़ में मौजूद लू फैमिली के लोग भी उलझन में हैं। इस इतने अहम पल पर कौन इतना असर रख सकता है कि बदनाम ठंडी और अछूती लिन जो खुद निकल पड़े और खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जाए? फिर लिंजू की आवाज आती है, बर्फ जैसी ठंडी। मेरा असिस्टेंट फीलिक्स। जैसे ही ये शब्द गिरते हैं पूरा कमरा फट पड़ता है। क्या फीलिक्स उसका असिस्टेंट नहीं है? उसने खुद उसे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हायर किया था। मैंने सुना है वह बहुत ज्यादा हैंडसम है। वे हमेशा साथ रहते हैं, लगभग कभी अलग नहीं। कब से एलीट फैमिलीज में मेल बेस्ट फ्रेंड होते हैं। फुसफुसाहटें तेजी से फैलती हैं। एलेनोर लियो फैमिली की मैट्रियार्क अब और बैठ नहीं सकती। वह तुरंत किसी को मेरा माइक्रोफोन छीनने भेजती है, लेकिन मैंने पहले से इसकी प्लानिंग कर रखी है। मैंने मुश्किल से $1 में 200 लोग हायर किए मुझे घेर कर दीवार बनाने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस बार उसे क्या हुआ? जुकाम या उसे किसी साइकिल ने टक्कर मार दी? मुझे हमेशा तुम दोनों पर शक रहा है। मुझे बताओ, आखिर लू ग्रुप कौन चलाता है? अगर वह सिर्फ एक असिस्टेंट है तो उसमें इतनी ताकत कैसे है कि वह लुओ फैमिली की प्रिंसेस को अपने मंगेतर को छोड़कर उसकी देखभाल के लिए भागने पर मजबूर कर दे? युएनकाई, बस करो। वह मेरा असिस्टेंट है, हाँ, लेकिन वह मेरा दोस्त भी है। अगर तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते तो तुम मेरा सम्मान नहीं करते। मेरे अंदर कुछ बदल जाता है जब मैं ये शब्द सुनता हूँ। सही, मुझे बिल्कुल पता है क्या होता है जब इस असिस्टेंट का सम्मान नहीं होता। सब कुछ बिखर जाता है, लोग मर जाते हैं। मेरी पिछली जिंदगी में फेलिक्स ही वजह था कि मैं कम उम्र में मर गया, लेकिन अब मैं दोबारा जन्मा हूँ और मैं पक्का करूंगा कि ये दोनों बर्बाद हों। उनके नाम हमेशा के लिए कीचड़ में घसीटे जाए। उन्हें मशहूर बनाना तो बस पहला कदम है। मैं आगे बोलता हूँ, ऐसा लगता है तुम्हारा यह दोस्त तुम्हारे अपने मंगेतर से ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो एक चुनाव करो, मैं या फेलिक्स। तुम किसे चुनती हो? लिंजू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे इतना दूर तक धकेल दूंगा। उसके दिमाग में वह और फेलिक्स ऐसा रिश्ता शेयर करते हैं जो फैमिली जितना करीब है। मैं कैसे इतनी पवित्र चीज को गंदा बना सकता हूँ? जवाब दो, तुम किसे चुनती हो? मैं रुकता नहीं। लिंजू हम दोनों को तोलती है और उसे एहसास होता है फेलिक्स हमेशा उसे बेहतर समझता है। वह हमेशा चीजें उसके हिसाब से कर देता है। जवाब उसके सोचने से पहले ही निकल जाता है। फेलिक्स। वह तुरंत फोन काट देती है और हॉस्पिटल की तरफ एक्सीलरेटर पूरी दबा देती है। लेकिन जैसे ही वह शब्द उसके मुंह से निकलता है उसकी छाती अजीब खाली दर्द से कस जाती है, जैसे कोई जो सच में मायने रखता था अभी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया हो। इस बीच वापस बैंक्वेट में हर एक मेहमान, हर रिश्तेदार, हर दोस्त उसका जवाब सुन चुका है। अब एक भी इंसान उसके लिए नहीं बोलता। ठंडी अछूती देवी की उसकी छवि पूरी तरह टूट जाती है। एलेनोर लुओ ऐसी शर्म महसूस करती है जो उसने पहले कभी नहीं जानी। वह लिंजू पर गुस्से में है इतना लापरवाह होने के लिए, और मुझ पर गुस्से में है कोई रहम न दिखाने के लिए, इतनी भीड़ के सामने सब कुछ उड़ा देने के लिए। वह पास के एक नौकर की तरफ मुड़ती है, जाओ उस शर्मनाक लड़की को अभी तुरंत मेरे पास वापस लेकर आओ। और फेलिक्स के लिए, अगर वह पहले ही मर चुका है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो पक्का करो काम पूरा हो जाए। उसी समय लिंजू हॉस्पिटल पहुंचती है। वह अपनी सफेद वेडिंग गाउन में हॉलवे से भागती है। किसी ने पहले कभी दुल्हन को हॉस्पिटल में भागते नहीं देखा। हर कोई रुक कर घूरता है। कुछ ज्यादा रोमांटिक लड़कियां खुद ही कहानी भरना शुरू कर देती हैं। उसका बॉयफ्रेंड जरूर बहुत गंभीर बीमार होगा, शायद टर्मिनली बीमार, शायद वह रात नहीं बच पाएगा, इसलिए वह अपनी वेडिंग ड्रेस में अलविदा कहने आई। इस सोच से प्रेरित होकर कुछ लड़कियां तुरंत अपने मोबाइल निकालती हैं और तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। मेरी पिछली जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह का वायरल पल था जिसने सब कुछ शुरू किया। एक बार लोगों को पता चल गया था कि कौन कौन है। मैंने अपनी बाकी जिंदगी एक धोखा खाए पति की छाप के साथ बिताई। मेरी पिछली जिंदगी में लिंजू के भाग जाने के बाद लुओ फैमिली ने उसे बुरी तरह सजा दी और फेलिक्स से निपटने की तैयारी की, लेकिन लिंजू ने अपनी जान देकर उसे बचाया। उसने उसे
सुरक्षित रखा और मैं, वह कमजोर दब्बू जो मैं था, स्वाभाविक रूप से उसे माफ करने का फैसला कर लिया। उसके लिए मेरा प्यार फिर ऑनलाइन लोगों द्वारा एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की कहानी में बदल दिया गया, जिसने एक औरत को उसके सच्चे प्यार से छीन लिया, जिसने अपनी फैमिली की ताकत इस्तेमाल की लो फैमिली को दबाने के लिए, जिसने उन्हें अपनी बेटी सौंपने पर मजबूर किया। मुझे उस विलेन की तरह दिखाया गया जिसने लिंजू और फेलिक्स को अलग किया, और फेलिक्स वह अपनी खुद की कहानी के हीरो की तरह बच गया। कड़वा हाँ, लेकिन फिर भी लिंजू के लिए समर्पित, हमेशा उसके साथ। दुनिया की नजरों में मैं राक्षस था। लिंजू ये सब जानती थी और उसने कभी मेरे बचाव में एक शब्द नहीं कहा। उसने सिर्फ फेलिक्स की इज्जत बचाई। उसकी नजरों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन वह तब था। अभी बैंक्वेट में मैं माइक्रोफोन उठाता हूँ और शांत सच्चाई के साथ भीड़ को संबोधित करता हूँ, क्योंकि लू फैमिली की जवान लड़की ने अपना चुनाव कर लिया है। मेरे लिए सबसे कम जो मैं कर सकता हूँ वह है शालीनता से किनारे हो जाना। एलेनोर लोआ को नहीं पता मैं क्या कहने वाला हूँ, लेकिन कुछ उसे बताता है यह बुरा होगा। वह अपनी बूढ़ी होती देह को सीट से उठाती है और स्टेज के किनारे तक चलती है। यूएन काय, जो भी यह है, हम इसे बंद दरवाजों के पीछे सुलझा सकते हैं। लिंजू जवान है, वह आवेगी है। एक पल के लिए उसने अपना होश खो दिया। हम इसे संभाल लेंगे। नीचे आओ, मुझे माइक्रोफोन दो। मैं एलेनोर लोआ को देखता हूँ, इस औरत को जिसे मैंने इतने सालों तक दादी कहा। एक पल के लिए मेरी आंखों में कुछ चमकता है। चैन फैमिली हमेशा छोटी रही है। मेरे दोनों तरफ के दादा दादी मेरे जन्म से पहले ही गुजर गए थे। हाई स्कूल में मेरे माता पिता एक हादसे में मर गए। पूरी चैन फैमिली का भार सिर्फ मेरे कंधों पर आ गया। तब लुओ फैमिली ने मुझे गर्माहट और देखभाल दी, लेकिन वह दया कभी मुफ्त नहीं थी। हर एहसान के पीछे चेन फैमिली की हर चीज हड़पने की योजना थी। मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है। मैं इतिहास को खुद को दोहराने नहीं दूंगा। मैडम ल्यू, आपका फैमिली नाम ल्यू है, मेरा चेन है। हम फैमिली नहीं है। जिस पल आपकी पोती ने अपना चुनाव किया, उसका भविष्य का पति फेलिक्स बन गया, मैं नहीं। मैं अब भी आपसे चेन फैमिली के मुखिया के तौर पर बात कर रहा हूँ। एलिनोर ल्यू समझ जाती है कि भावनात्मक अपील असफल हो गई। वह निराशा के साथ मेरी तरफ देखती है। मैं वापस भीड़ की तरफ मुड़ता हूँ। यहाँ मौजूद हर इंसान से मुझे माफी मांगनी है। आपने अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकाला आज यहाँ आने के लिए, और बदले में आपको एक तमाशा मिला, लेकिन मैंने जो कहा वह सच था। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। लिंजू का दिल किसी और का है और मैं उसके रास्ते में खड़ा होने से इनकार करता हूँ। आज से लागू मेरे और लिंजू के बीच की एंगेजमेंट आधिकारिक रूप से खत्म की जाती है। मेरे शब्दों की गूंज खत्म होने से पहले मेरे पूर्व होने वाले ससुर विक्टर चेन कहीं से हिम्मत जुटाकर स्टेज पर चढ़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएन काय, तुम्हें यह फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मिस्टर चेन, आप किस आधार पर विरोध कर रहे हैं? आपकी बेटी पहले ही अपना चुनाव कर चुकी है। वह उस इंसान के पीछे चली गई जिसे वह प्यार करती है। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं लोगों को भेजूं उसे घसीटकर वापस लाने और बंद करके रखने के लिए? वह अनैतिक होगा, गैर कानूनी। चेन फैमिली उस तरह काम नहीं करती, और सच कहूं मेरी परवरिश भी ऐसी नहीं है। हर शब्द ल्यू फैमिली के चेहरे पर थप्पड़ है, एक साफ इशारा कि लो फैमिली ने एक बेशर्म बेटी पाली। विक्टर का चेहरा लाल हो जाता है, वह फिर भी आगे बढ़ता है। यूएन काय, लिंजू को एहसास नहीं है कि वह चुनाव करने का मतलब एंगेजमेंट खत्म होना है। अगर उसे पता होता वह वापस आ जाती। प्लीज बस उसे एक और मौका दे दो। मैं विक्टर की विनती का सामना ठंडी बेरुखी के साथ करता हूँ। धीमी तिरस्कार भरी मुस्कान, सिर का शांत इनकार। मिस्टर चेन, आपको कैसे पता मैंने उसे पहले ही मौके नहीं दिए? हर दरवाजा खुद उसी ने बंद किया। क्या आप सेरेमनी से पहले चला वीडियो भूल चुके हैं? साफ है आपकी बेटी और फेलिक्स पहले ही हद पार कर चुके हैं। अब आपके विरोध का क्या फायदा? आपका नया दामाद अभी भी इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है। मैं सलाह देता हूँ आप जाकर थोड़ी चिंता दिखाएं। ओह, और मैडम ल्यू, क्या ल्यू फैमिली अगली पीढ़ी के लिए अभी भी एक जिंदा दामाद ढूंढ रही है? अगर ऐसा था तो आपको शुरुआत से ही बता देना चाहिए था। मैं बहुत पहले ही किनारे हो जाता और सबको इस गड़बड़ से बचा लेता। कमरे में किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं पूरी तरह शांत हूँ। पूरी क्लास। विक्टर मुझे जैसे इंसान को जाने देने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह कोशिश करता रहता है, वह करीब आता है और अपनी आवाज धीमी करता है। यूएन काय, हमारी जैसी फैमिलीज में शादियां ऐसे ही काम करती हैं। तुम अपना करो, वह अपना करे। लिंजू इतने सालों से तुम्हारे साथ है, तुम अब बस ऐसे नहीं जा सकते। उसने एक गलती की, जाने दो उसे। शादी करो और तुम्हें प्रैक्टिकली लुओ ग्रुप का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तुम दोनों ने जो कुछ शेयर किया उसके लिए और उसके साथ आने वाली हर चीज के लिए। बस यह पूरी बात भूल जाओ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या यह आदमी पूरी तरह पागल हो गया है? बातें इतनी दूर जा चुकी हैं और वह अब भी चाहता है मैं यह सब निगल जाऊं। ऊपर से लिंजू और मैं कभी उस हद तक गए भी नहीं। कुछ गले लगना, कुछ किस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पहले ही एक बार धोखा खाया पति बनाया जा चुका है। यह फिर कभी नहीं होगा। चेन फैमिली के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। हमें लुओ फैमिली से कुछ नहीं चाहिए। असल में मेरे पास एक दूसरी घोषणा भी है, आज से लागू। चेन फैमिली अब ल्यू ग्रुप की स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहेगी। वह पार्टनरशिप खत्म है। जैसे ही मौजूदा प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे, कोई नए एग्रीमेंट्स नहीं होंगे। अब सिर्फ विक्टर ही स्तब्ध नहीं है। एलेनोर लोआ का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके पैरों के नीचे से ताकत निकल जाती है। सदमा बहुत ज्यादा था और एलेनोर लुओ फर्श पर गिर पड़ती है। उसे अभी हॉस्पिटल ले जाओ। लुओ फैमिली उसे पकड़ने के लिए भागती है। वे उसे जल्दी से वेन्यू के बाहर ले जाते हैं। विक्टर देखता है, दर्द में सिर हिलाता है और उनके पीछे बाहर चला जाता है। मैं पीछे रुकता हूँ अपने मेहमानों का धन्यवाद करने और उन्हें विदा करने के लिए। उस रात देर में सबके चले जाने के बाद शोर खत्म हो जाता है। चेन फैमिली एस्टेट फिर से शांत हो जाती है, लेकिन उस खामोशी के नीचे कुछ भयंकर उबल रहा है। सोफी, शेन और मैं लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। हम दोनों होश में लाने वाली चाय के कप लेकर बैठे हैं, कुछ नहीं कहते हुए।
हुए। सोफी के अंदर देर शरद ऋतु के फूल जैसी शांत मौजूदगी है, साधारण फिर भी एक रोके न जाने वाला खिंचाव फैलाते हुए। अगर लिंजू बर्फ जैसी ठंडी स्नो लोटस है तो सोफी एक काला गुलाब है। सोफी मुझसे 3 या 4 साल बड़ी है। चेन फैमिली ने उसे अपनाने के थोड़े समय बाद मेरी माँ गर्भवती हो गई। मेरे जन्म के बाद भी चेन फैमिली ने सोफी को कभी अलग नहीं किया। उन्होंने उसे अपनी ही तरह पाला। आखिर सोफी ही खामोशी तोड़ती है। युआन काई, क्या तुम सच में इसे जाने देने वाले हो? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती लिंजू ने तुम्हारे साथ क्या किया। वह तुम्हारे दिए सब कुछ के साथ धोखा कैसे कर सकती है? सोफी की आवाज बोलते हुए टूट जाती है। मैं ठीक होने का नाटक करना बंद कर देता हूँ। मैं अपनी कुर्सी में ऐसे ढस जाता हूँ जैसे मुझे संभाले रखने वाली हर चीज आखिर टूट गई हो। मेरी आंखें खाली हो जाती हैं। दुख, निराशा, बेबसी और अविश्वास। अभी भी दोबारा जन्म लेने के बाद भी मेरा एक हिस्सा अब भी स्वीकार नहीं कर सकता कि लिंजू ऐसा करेगी। मंडप पर छोड़े जाने की बेइज्जती सिर्फ ऊपर की परत है। जो मैंने सहा वह उससे बहुत गहरा था। 10 साल पहले फेलिक्स का बदला लेने के लिए लिंजू ने अपने ही हाथों से मुझे वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया। मैं अपनी आवाज स्थिर करने के लिए खुद को मजबूर करता हूँ। दीदी, ये अब भी बहुत दूर खत्म होने से है। लिंजू तो असली निशाना भी नहीं है। मैं लुओ फैमिली को उसकी चुनी हुई चीज की कीमत चुकवाऊंगा। मुझे बताओ, उसके जैसी औरत के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? सोफी के जवाब देने से पहले मैं आगे बोलता हूँ। आज मैंने वो तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने रख दी। हाँ, इसकी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ी, मुझे पता है। लेकिन लिंजू अब फिर कभी दौलत में शादी नहीं करेगी। इस जिंदगी में तो नहीं। लुओ फैमिली भी उसे फेलिक्स के साथ रहने नहीं देगी। वे खुद उन दोनों से निपटेंगे। हमें बस लुओ फैमिली को गिराना है। मैं उन्हें वापस उठने के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना चाय का कप कसकर पकड़ता हूँ। मेरी आवाज धीमी और जानलेवा। मेरी आंखों में कुछ जंगली जल रहा है, ठंडा और पूरी तरह अंतिम। सोफी ने मुझे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। उसे लगता है यह बिल्कुल अलग इंसान है। ठीक है युएन काई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चेन फैमिली तुम्हारे पीछे खड़ी है। हम उन्हें 10 गुना कीमत चुकवाएंगे। सोफी मेरी तरफ आती है। वह हाथ बढ़ाती है और धीरे से मेरा माथा छूती है, जैसे वह तब करती थी जब मैं छोटा था। मैं उसका चेहरा देखता हूँ, ये चेहरा जिसे मैंने बहुत गहराई से मिस किया। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया गया था, सोफी हर एक दिन आती थी। वह मुझे पलटती, मेरे हाथ पैर दबाती, सब कुछ खुद करती। वह झुककर करीब आती और मुझे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है बताती। और हर मुलाकात के आखिर में वह मेरे सिर पर हाथ फेरती। मैं अब और खुद को रोक नहीं पाता। मैं खड़ा होता हूँ और सोफी को अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। मुझे कभी पता नहीं चला लिंजू ने उस पिछली जिंदगी में सोफी के साथ क्या किया। आखिर उसके साथ क्या हुआ? मैं पछतावे से भरा मरा। हमेशा लिंजू से प्यार करने का पछतावा, उसे मेरे सबसे करीब लोगों को बर्बाद करने देने का पछतावा। मैं खुद से एक वादा करता हूँ, इस जिंदगी में जिस एक इंसान को मैं कभी निराश नहीं कर सकता वह सोफी है। मैं अपना चेहरा उसके कंधे में दबाता हूँ और उस जानी पहचानी खुशबू को अंदर लेता हूँ। उसे वापस पाने का एहसास, उसे न खोने का एहसास, ये मेरे बनाए हर दीवार को तोड़ देता है। मैं जोर से रो पड़ता हूँ। सोफी मेरे गले लगाने से पूरी तरह चौंक जाती है, स्थिर हो जाती है। हम दोनों ने बचपन के बाद से ऐसे एक दूसरे को नहीं पकड़ा, क्योंकि सच यह है, सोफी ने प्रैक्टिकली मुझे पाला है। जब से मैं छोटा था मैं हर जगह उसके पीछे जाता था, जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ और लिंजू से नहीं मिला। और लिंजू की वजह से मैं धीरे धीरे सोफी से दूर होता गया। मुझे सिसकते सुनकर सोफी मान लेती है कि मैं अब भी लिंजू के लिए दुख मना रहा हूँ। उसका दिल मेरे लिए दुखता है। वह अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेटती है, मेरे सिर के पीछे को थामती है, मुझे वैसे शांत करती है जैसे वह हमेशा करती थी जब मैं वह छोटा लड़का था जो बहुत आसानी से रो देता था। मैं सब कुछ बाहर निकाल देता हूँ। दुख का हर हिस्सा, बोझ का हर हिस्सा बाहर निकल जाता है। मैं हल्का महसूस करता हूँ, ज्यादा जिंदा। दीदी, थोड़ा आराम करो, कल ऑफिस में हमें बहुत कुछ संभालना है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात हो गई है। क्या तुम सच में अभी बाहर जा रहे हो? सोफी पूछती है। मुझे वेडिंग हाउस होकर जाना है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वापस लानी हैं। वे हमारे माता पिता की हैं। मैं उन्हें लिंजू के लिए वहाँ नहीं छोड़ूंगा। सोफी समझ जाती है। मैं उसके पास वापस नहीं जा रहा। वह और कुछ नहीं कहती और किसी को मुझे ड्राइव करने के लिए भेज देती है। मेरे जाते ही सोफी धीमी ठंडी हंसी छोड़ती है। लुओ फैमिली, वक्त आ गया है हमारे कर्ज चुकाने का। सोफी कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। उसने 22 साल की उम्र में चेन फैमिली को संभाला और उसे खड़ा रखा। वही अपने आप में सब कह देता है। मेरी पिछली ज़िंदगी में अगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया होता, अगर मैंने सोफी का अधिकार नहीं सौंपा होता, तो लू फैमिली कभी भी चेन एम्पायर पर कब्जा नहीं कर सकती थी और सोफी को कभी लिंजू द्वारा नहीं ले जाया जाता। स्काई हार्बर विला एक लग्जरी डेवलपमेंट है जिसे लुओ फैमिली ने बनाया। वहीं मेरा और लिंजू का वेडिंग हाउस होना था। मैं दरवाजा खोलता हूँ और सीधे अंदर चला जाता हूँ। मैं उस जगह के चारों तरफ देखता हूँ जो एक ही समय में जानी पहचानी और अजनबी दोनों लगती है। मेरे सीने में कुछ भारी चलता है। दुख बिना चेतावनी के उठता है। मैंने सच में शादी के बाद चेन फैमिली एस्टेट में शिफ्ट होने की योजना बनाई थी, लेकिन लिंजू ने मना कर दिया। उसे एस्टेट का पुराना स्टाइल पसंद नहीं था। ठीक उसी समय इस डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। लिंजू ने जोर दिया
कि मैं इसे अपना घर बनाऊं। यूनिट 1 स्काई हार्बर विला का क्राउन 15 करोड़। और क्योंकि मैं सबसे पहले अंदर आया, एक असफल डेवलपमेंट फिर से जिंदा हो गया। मेरे अमीर दोस्त एक एक करके पीछे आए, उसी कॉम्प्लेक्स में खरीदते हुए। आखिर कौन चेन फैमिली के करीब नहीं रहना चाहेगा। फिर मैंने रेनोवेशन पर और 5 करोड़ खर्च किए। हर डिटेल लिंजू की पसंद के हिसाब से डिजाइन की गई। 6 महीने का कंस्ट्रक्शन, और मैंने हर एक दिन खुद निगरानी की, क्योंकि यह वह घर होना था जिसे हम दोनों अपनी बाकी जिंदगी साथ शेयर करते। एक भी कमी स्वीकार नहीं थी। और आखिर में फेलिक्स ने इसका मजा लिया। मुझे वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिए जाने के बाद लिंजू ने मुझे वापस चेन फैमिली एस्टेट भेज दिया और यह जगह फेलिक्स को दे दी। शायद शुरू से यही उसकी योजना थी, मुझे रास्ते से हटाना ताकि वह मेरा घर उसे दे सके। मुझे कभी पता नहीं चला कि जो घर मैंने ईंट ईंट जोड़कर बनाया वह उनका निजी छुपने का ठिकाना बना या नहीं। क्या वे दोनों कभी उस बिस्तर पर हर हद पार कर गए जिसे मैंने खुद चुना था? वही सवाल था जिसने आखिर सोफी को तोड़ दिया। वह लोगों को फेलिक्स के दरवाजे तक ले गई और उसे सिर से पैर तक लकवाग्रस्त छोड़ दिया। और उस काम की कीमत सोफी की जिंदगी बनी। जैसे ही ये ख्याल मुझसे टकराते हैं, मेरा सीना दर्द से फट जाता है। खून की एक लहर मेरे गले तक चढ़ती है और सफेद लिविंग रूम कारपेट पर लाल रंग की तेज लकीर में फैल जाती है। सफेद के खिलाफ वह रंग क्रूर लगता है। दुख बहुत ज्यादा है। मैं होश खो देता हूँ और गिर पड़ता हूँ। सिटी हैंक सेंट्रल हॉस्पिटल। लिंजू को कोई अंदाजा नहीं है कि वह पूरे सिटी हैंक की सबसे ज्यादा चर्चा की जाने वाली इंसान बनने वाली है। वह फेलिक्स के बेड साइड बैठी है, दोनों हाथ उसके हाथों के चारों तरफ लपेटे हुए, उसके पीले चेहरे को सीने में दर्द के साथ घूरती हुई। शुक्र है उसे गंभीर चोट नहीं लगी, बस कुछ ऊपर की खरोंचे, कोई अंदरूनी चोट नहीं। लेकिन टक्कर ने उसे बेहोश कर दिया और वह अब तक नहीं जागा। लिंजू 2 घंटे से ज्यादा समय से यहाँ बैठी है, एक बार भी नजर हटाए बिना। उसे कोई अंदाजा नहीं चेन फैमिली एस्टेट में क्या हुआ। उसे नहीं पता कि यूएनकाई पहले ही पूरे सिटी हैंक की चर्चा बन चुका है, हालांकि ऐसे कारणों से नहीं जिनसे कोई जलन करे। जब वह पहली बार पहुंची और हॉस्पिटल में फेलिक्स को ढूंढने के लिए भागी, किसी ने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। पहले लोगों की राय ने पूरी बात को रोमांटिक बना दिया, इतनी भावुक प्रेम कहानी कि दिल टूट जाए। नेटिजन्स ने लिंजू की खूबसूरती की तारीफ की और जिसे वे अमर प्यार कह रहे थे उसका जश्न मनाया। यह तेजी से फैल गया। कमेंट्स शुभकामनाओं से भर गए, लेकिन कहानी जल्दी पलट गई। मेरी एंगेजमेंट बैंक्वेट के मेहमान असली सच जानते थे और वे उसे लेकर ऑनलाइन चले गए। घिनौना, कितना बकवास ढेर है। यह जो हुआ उसके आसपास भी नहीं है। वह औरत लिंजू है, सिटी हैंक की लियो फैमिली की प्रिंसेस, और हॉस्पिटल में पड़ा आदमी उसका असिस्टेंट फेलिक्स। आज रात उसकी एंगेजमेंट बैंक्वेट यूएनकाई के साथ होनी थी और वह खुद सेरेमनी के बीच उसे छोड़कर चली गई। वह अपनी वेडिंग ड्रेस में उस आदमी से मिलने पहुंची जिसे वह छुपाती रही, और लोग उसे प्रेम कहानी कह रहे हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, ये दोनों शर्म के अलावा कुछ डिजर्व नहीं करते। मुझे यकीन नहीं होता लोग सच में उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। मैं जरूर पागल हो गया था। उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे घिन आई। उस पोस्ट ने सब कुछ खोलकर रख दिया। यूएनकाई, लिंजू, फेलिक्स, हर डिटेल उजागर। बैंक्वेट की तस्वीरें शामिल थीं। एक तस्वीर में मैं स्टेज पर अकेला खड़ा था। मेरा चेहरा खोखला था, दुख और अविश्वास से, जबकि मेरे पीछे की स्क्रीन पर वह तस्वीर दिखाई जा रही थी जिसमें लिंजू स्लीपवेयर में होटल रूम में फेलिक्स के साथ अकेली थी। तर्क साफ था, सबूत नकारा नहीं जा सकता था। लिंजू ने फेलिक्स के साथ यूएनकाई को धोखा दिया था और इंटरनेट फट पड़ा। लिंजू को यह सब नहीं पता। उसने हॉस्पिटल में घुसते ही अपना फोन बंद कर दिया। बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि शोर फेलिक्स को आराम करते समय परेशान करे। एक और वजह भी थी, उसे बिल्कुल नहीं पता था यह सब अपने फैमिली या चेनस को कैसे समझाए, इसलिए खामोशी आसान लगी। उसके दिमाग में यूएनकाई को बस शांत होने के लिए समय चाहिए था। एक बार वह वापस जाकर आमने सामने बात कर लेती, वह सब ठीक कर सकती थी। जब तक यूएनकाई उसे माफ कर देता, लो फैमिली भी उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं करती। वह सही पल ढूंढती, उसे ठीक से माफी मंगवाती, उसे फिर से प्रपोज करवाती, और एक बार वह फिर खुश हो जाता। आज का पूरा ड्रामा माफ हो जाता। फिर वह बस उससे शादी कर लेती। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चुनाव करवाने की? वह 1 हफ्ते की खामोशी तय करती है। उसे अपना सबक सीखना चाहिए। कोई उसका विरोध नहीं करता, लेकिन ठीक है, वह फिर भी उससे शादी करेगी। वह फेलिक्स को बेस्ट मैन भी बनने देगी। शादी के बाद उसे 2 बच्चे चाहिए, उनमें से एक लड़का लुओ नाम रखेगा। फैसला हो चुका। वह हमेशा मेरे साथ ऐसी ही रही है, चाहे मैंने कितना भी विरोध किया हो। जिस पल मैं उसके सामने खड़ा होता, वह हमेशा मुझे माफ कर देती। वह प्रिंसेस थी, मैं उसका नाइट था, लेकिन इस बार उसने हालात को बहुत गलत समझा है। उस रात यूएनकाई चला गया, उसने खुद उसे मार दिया। लिंजू अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई है। जब दरवाजा जोर से खुलता है, वह चौंक जाती है। फेलिक्स अभी भी बिस्तर पर आवाज से झटका खाता है, लेकिन जागता नहीं। लिंजू का पहला ख्याल यूएनकाई ने उसे ढूंढ लिया। उसका दिल उछलता है। वह फेलिक्स की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देती। दरवाजे में खड़ा आदमी विक्टर चिन है, बॉडीगार्ड से घिरा हुआ, उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा। जैसे ही लिंजू देखती है कि वह वही है, वह शांत हो जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज सपाट है, अपने ही पिता के लिए जरा भी अपनापन नहीं। विक्टर को इसकी आदत लगती है। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। लिंजू, वह धीरे से कहता है, तुम्हारी दादी गिर पड़ी, वह सब कुछ से टूट गई थी और वह बिल्कुल बगल वाले कमरे में है, जाओ उन्हें देखो। लिंजू तुरंत फेलिक्स का हाथ छोड़ देती है और खड़ी हो जाती है। दादी गिर पड़ी, आपने पहले कुछ कहा क्यों नहीं? ये हुआ कैसे? यूएनकाई क्या सोच रहा था? वह एक साधारण स्थिति को संभाल नहीं सकता बिना उसे और बिगाड़े। उसने दादी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या उसने पहले उन्हें शांत करने के बारे में नहीं सोचा? वह कहाँ है? क्या वह भी आया? मुझे उससे गंभीर बात करनी है कि वह चीजों को कैसे संभालता है। लिंजू का चेहरा बर्फ जैसा
जैसा ठंडा है, हर शब्द दोष से टपक रहा है। वह बाहर चलते हुए विक्टर की तरफ देखती तक नहीं। वह इस सब का पूरा बोझ मेरे ऊपर डाल देती है बिना एक पल सोचे कि उसका आखिरी समय पर चले जाना ही इस सब की शुरुआत था। उसे यह भी अभी तक नहीं पता कि जिस पल उसने फेलिक्स को चुना मैंने पहले ही सगाई तोड़ दी थी। विक्टर उसे नहीं बताता। वह बस मुड़ता है और बिस्तर पर पड़े फेलिक्स को देखता है। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ जाती है। यह नाटक बंद करो। जो भी चालें तुम चल रहे हो मैंने उन्हें बनाया था। फेलिक्स बिल्कुल स्थिर पड़ा रहता है, पूरी तरह बेहोश इंसान की तस्वीर जैसा। ठीक है, नाटक करते रहो। विक्टर जैसे कुछ समझ गया है लेकिन वह उसे जाने देता है। वह बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ता है। तुम दोनों यहीं रहो, ये इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। विक्टर बाहर चला जाता है। जैसे ही वह जाता है फेलिक्स की पलकों में हलचल होती है। वह लगता है देखना चाहता है क्या हो रहा है। वह उन्हें बस थोड़ा सा खोलता है और उसके सामने दो विशाल परछाइयां खड़ी मिलती हैं। वह तुरंत आंखें बंद कर लेता है और मरा हुआ बनने का नाटक जारी रखता है। लिंजू हॉलवे में बाहर निकलती है। सच में लुओ फैमिली के बॉडीगार्ड्स बिल्कुल बगल वाले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कमरे के बाहर पहरा दे रहे हैं। कठोर, सतर्क। वह दरवाजा खोलती है और अपनी दादी को हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ा पाती है। यह दृश्य उसके मुंह से चीख निकलवा देता है। वह नैनी वैंग की तरफ मुड़ती है जो पास खड़ी है। इनके साथ क्या हुआ? ये इतना बुरा कैसे हो गया? नैनी वैंग हिचकिचाती है। उसने 50 सालों से भी ज्यादा समय तक लुओ फैमिली की सेवा की है। इलेनायर के साथ बचपन से पली बढ़ी। उसने लिंजू को बड़ा होते देखा। वह खुद को यह मानने पर मजबूर नहीं कर पा रही कि लिंजू इतना लापरवाह काम कर सकती है, लेकिन सच उसके सामने है। उनकी युवा मिस ने अपनी ही सगाई की रात अपने फियांसे को छोड़ अपने असिस्टेंट के बिस्तर के पास भागी। नैनी वंग लंबी सांस छोड़ती है। मिस, वह धीरे से कहती है, परिवार की मुखिया सब कुछ से टूट गई थी। वह ठीक हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा समय दीजिए। इससे पहले कि लिंजू कुछ और पूछे एलेनोर आवाजों से हलचल करती है। नैनी वंग तुरंत उन्हें बैठाने में मदद करती है। लिंजू भी मदद करने बढ़ती है। दादी, क्या आप ठीक हैं? आपको कैसा लग रहा है? युएन काई कहाँ है? आप गिर पड़ी और वह आपके साथ तक नहीं आया। लिंजू अपने चले जाने के बारे में कुछ नहीं कहती। उसे अब भी नहीं पता कि उसकी वजह से उसकी दादी यहाँ पड़ी है, बल्कि वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे युएन काई एलेनोर का ध्यान रखने में असफल रहा, जैसे हॉस्पिटल पहुंचना उसकी गलती हो। लेकिन एलेनोर उसे धक्का दे देती है। मुझसे दूर हटो, मेरी तुम्हारे जैसी कोई पोती नहीं है। लिंजू समझ जाती है कि वह पकड़ी गई है, लेकिन उसके चेहरे पर लगभग कोई बदलाव नहीं आता। दादी, आप क्या कह रही हैं? यह बस सगाई का बैंक्वेट था, हम दूसरा कर सकते हैं। और युएन काई की बात रही, मैं उसे सब ठीक कर लूंगी। मैं अब भी उसे कॉल कर रही हूँ यहाँ आने और आपसे माफी मांगने के लिए। लिंजू अपना फोन निकालती है और उसे चालू करती है, लेकिन एलेनोर तुरंत उसे रोक देती है। एलेनोर जानती है कि लिंजू को बाहर क्या हुआ इसका कोई अंदाजा नहीं, कि युएन काई पहले ही सगाई तोड़ चुका है। अगर लिंजू उसे इस लहजे में कॉल करती है, इस लापरवाह अधिकार जताने वाले लहजे में, तो यह सिर्फ चीजों को और खराब करेगा। यह युएन काई को और दूर धकेल देगा और कुछ भी ठीक करने की कोई जगह नहीं छोड़ेगा। अभी किसी को कॉल मत करो, बैठो और पहले मेरी बात सुनो। लिंजू अभी विरोध करने की हिम्मत नहीं करती। वह फोन वापस रख देती है। बोलिए दादी। एलेनोर बिस्तर के सहारे पीछे टिकती है और नैनी वंग को कमरे से बाहर भेज देती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वहां सिर्फ वे दोनों रह जाती हैं। एलेनोर का चेहरा बदल जाता है, ठंडा गुस्सा। क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वह मांग करती है। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि मैं बूढ़ी हूँ, क्योंकि मैं धीमी हो गई हूँ, तुम जो चाहो कर सकती हो? तुमने इस फैमिली को शर्मिंदा किया है, तुमने लुओ नाम को बदनाम किया है। लिंजू साफ तौर पर सिहर जाती है। आंसू तुरंत निकल आते हैं जैसे बांध टूट गया हो। मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? मैंने आखिर किया क्या है? मैंने किसी को कैसे शर्मिंदा किया? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह पूछने की? मुझे बताओ, उस बगल वाले कमरे में कौन पड़ा है? वह कौन है? उसे सबसे ऊपर वाले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कमरे में रहने का हक किसने दिया? एलेनोर हर शब्द के साथ और गुस्से में भर जाती है। वह पहले से ही लिंजू की खातिर खुद को रोक रही है। कोई और होता तो वह अब तक उसे बर्बाद कर चुकी होती। हाँ, लिंजू और युएन काई की अब भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन रिश्ता बहुत पहले तय हो चुका था। जो लिंजू ने किया है वह उस बंधन के साथ पूरी गद्दारी है। एलेनोर के समय में ऐसी औरत को सुअर के पिंजरे में फेंक दिया जाता। लिंजू सदमे में चुप हो जाती है। फेलिक्स के अस्तित्व के बारे में उसने घर पर एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। मेरे अलावा सब लोग फेलिक्स को सिर्फ उसके असिस्टेंट के रूप में जानते हैं। लिंजू को अचानक लगता है जैसे उसका पर्दाफाश हो गया हो। धोखा महसूस करते हुए वह तुरंत बोल पड़ती है, दादी, आपको कैसे पता फेलिक्स यहाँ है? क्या युएन काई ने आपको बताया? वह ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे पहले ही बता दिया था। फेलिक्स और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा, वह सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। युएन काई पूरी तरह बेवजह व्यवहार कर रहा है। इलेनायर कड़वी हंसी छोड़ती है। एक असिस्टेंट? कैसा असिस्टेंट तुम्हें अपनी ही सगाई के बैंक्वेट से उठकर जाने पर मजबूर करता है? कैसा असिस्टेंट है जिसे खुद सीईओ हॉस्पिटल बेड साइड पर देखने आती है? क्या बॉस और असिस्टेंट ऐसे दिखते हैं? दुनिया में कौन इस बात पर विश्वास करेगा? एलेनोर के लगातार सवालों का सामना करते हुए लिंजू के पास कोई जवाब नहीं है। उसे नहीं पता फेलिक्स उसके लिए क्या है, यह कैसे समझाए, लेकिन उसे यकीन से पता है यह रोमांटिक नहीं है। जो वह फेलिक्स के लिए महसूस करती है वह फैमिली जैसा है, बस खून का रिश्ता नहीं। लेकिन अगर वह यह जोर से कह भी दे, क्या उसकी दादी उस पर विश्वास करेंगी? अभी सिर्फ एक इंसान है जो यह सब ठीक कर सकता है, युएन काई। अगर वह बस आकर उसका साथ दे दे, उसकी दादी उस पर विश्वास कर लेंगी। वह फिर से अपना फोन उठाती है उसे कॉल करने के लिए। इस बार एलेनोर उसे नहीं रोकती। वह बस शांत निश्चितता से कहती है, अपनी मेहनत बचा लो। मुझे शक है युएन काई अब भी तुम्हारे कॉल्स उठाएगा। लिंजू विश्वास नहीं करती। वह फिर भी कॉल करती है, वह नहीं उठाता। पहले यह सोचना भी नामुमकिन था। वह हमेशा 3
3 सेकंड्स के अंदर जवाब देता था, लेकिन आज वह लगातार 3 बार कॉल करती है और कुछ नहीं मिलता। एलेनोर गहरी सांस छोड़ती है। ठीक है बच्ची, मैं तुम्हें बताती हूँ असल में क्या हुआ। वह लिंजू को सब कुछ समझाती है, उस पल से शुरू करते हुए जब मैंने स्टेज पर लिंजू को कॉल किया, फिर उसे चुनने के लिए मजबूर किया और आखिर में मेरी सगाई खत्म करने की घोषणा। सब कुछ, बस एक चीज छोड़कर होटल रूम वाली तस्वीरें जिनमें लिंजू और फेलिक्स थे, वह हिस्सा वह छोड़ देती है और उसके बिना भी लिंजू पहले ही टूट रही है। जैसे ही वह सुनती है कि मैंने सबके सामने सगाई तोड़ दी, उसका दिमाग खाली हो जाता है। यह सही नहीं हो सकता, वह मुझसे प्यार करता है, वह कभी ऐसा नहीं करेगा। नहीं, मुझे अभी उससे मिलना है, मुझे उससे पूछना है वह आखिर कर क्या रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। वह दरवाजे की तरफ भागती है, वापस यहाँ आओ, अभी उसके पास भागने से क्या फायदा होगा। एलेनोर अपनी पोती को देखती है, एक लड़की जो अब भी सही और गलत में फर्क नहीं कर सकती, और पहली बार एलेनोर सच में देखती है कि वह माँ जैसी शख्सियत होने में कहाँ असफल रही। लिंजू वही है जिसने यह सब किया। युएन काई ने बस अब और सहना बंद कर दिया। मुझे सच बताओ, तुम्हारे और बगल वाले उस जवान आदमी के बीच आखिर चल क्या रहा है? ये कितनी दूर जा चुका है? लिंजू जम जाती है, उसकी आंखें इधर उधर जाती हैं, वह रुकती है। एक पल बाद वह कहती है, दादी आप आखिर इशारा किस तरफ कर रही हैं? मेरे और फेलिक्स के बीच कुछ नहीं है, हम कॉलेग्स हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्त। युआन काई की बात मत सुनिए। जब मैंने फोन पर फेलिक्स कहा था, मेरा मतलब सिर्फ यह था कि मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मैं फेलिक्स को युएन काई से ऊपर नहीं चुन रही थी। मैं कभी युएन काई को नहीं छोड़ूंगी, ये नामुमकिन है। आखिरी हिस्सा सच में सच था। उस पल वह ज्यादातर बस कोने में धकेले जाने पर गुस्से में थी और शब्द उसके सोचने से पहले निकल गए। अब पीछे मुड़कर देखते हुए वह साफ देख सकती है, मैंने जाल बिछाया था, वह सीधी उसमें चलकर आ गई। लेकिन एलेनोर उसकी एक भी बात नहीं मानती। वह जानती है लिंजू कुछ छुपा रही है, निराशा कुचल देने वाली है। अभी भी लिंजू बहाने बना रही है। गुस्सा एलेनोर के सीने पर सीधा वार करता है, एक तेज शारीरिक दर्द। लिंजू, इतना सब होने के बाद भी तुम अब भी मेरे साथ ईमानदार नहीं बनोगी। मैं तुम्हारी उस सफाई का एक शब्द नहीं मानती और न ही कोई मानेगा जो आज रात वहां था। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? उस बैंक्वेट में हर इंसान कोई न कोई हैसियत रखता है। उनमें से बहुत लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई कि तुमने धोखा दिया, तुम्हें अंदाजा भी है इससे लुओ फैमिली को कितना नुकसान होगा। लिंजू उसे घूरती है, पूरी तरह संतुलन खो चुकी। धोखा दिया? आपका क्या मतलब है धोखा दिया? किसने आपको कहा कि मैंने किसी को धोखा दिया? एलेनोर कुछ नहीं समझाती। वह बस अपना फोन निकालती है और तस्वीरें लिंजू को भेज देती है। लिंजू उन्हें खोलती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। आपको ये कहां से मिली? ये किसने ली? इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है तुम्हारे दोनों के बीच जो हुआ या नहीं हुआ। फेलिक्स खत्म हो चुका है, चाहे चेन फैमिली कुछ करे या नहीं। लुओ फैमिली उसे इससे बचकर जाने नहीं देगा। वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। लिंजू अभी भी उन तस्वीरों के पीछे की याद जोड़ रही है। जब वह एलेनोर को कहते सुनती है कि फेलिक्स को मरना होगा, वह तुरंत उन्हें रोक देती है। नहीं, आप उसे छू नहीं सकती, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। अगर आप उसके पीछे गई तो पहले आपको मुझसे गुजरना होगा। एलेनोर वापस बिस्तर के सहारे गिर जाती है, इतनी गुस्से में कि बोल नहीं पाती। लिंजू ध्यान तक नहीं देती, उसे उन तस्वीरों की सफाई देनी है। मुझे अब याद आया, ये पिछले हफ्ते की बिजनेस ट्रिप की बात है। उस रात फेलिक्स काम के लिए मेरे कमरे में आया था। हम बस कंपनी के मामलों पर बात कर रहे थे और आखिर में उसने मुझ पर कॉफी गिरा दी, इसलिए मैंने कपड़े बदले। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, आपने मुझे बड़ा किया है। आप जानती हैं मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर एलेनोर डगमगा जाती है। तस्वीरें बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ यह नहीं दिखाती, लेकिन आधी रात में होटल रूम में अकेले एक आदमी और औरत और लिंजू का रोब में फेलिक्स को बाहर छोड़ने आना, चाहे जैसे देखो ये मासूम नहीं लगता। ये सफाई बस टिकती नहीं। लिंजू देखती है कि उसकी दादी अब भी उस पर विश्वास नहीं कर रही। वह और आगे बढ़ती है, दादी अगर आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाइए, उन्हें अब भी मेरा चेकअप करने दीजिए और खुद देख लेने दीजिए। अपनी पोती को इतनी दृढ़ता से यह कहते सुनकर एलेनोर को उस पर थोड़ा और विश्वास होता है, लेकिन अब वह और भी ज्यादा उलझ गई है। अगर सच में उनके बीच कुछ भी शारीरिक नहीं है तो फिर लिंजू उसे इतनी बुरी तरह क्यों बचा रही है? लिंजू समझ जाती है कि वह इसे अब और दफन नहीं रख सकती। वह सच बता देती है, फेलिक्स 1 साल पहले लॉ ग्रुप में शामिल हुआ था। उसे लगा उसमें क्षमता है, इसलिए उसने उसे अपनी टीम में अपने पर्सनल असिस्टेंट के रूप में खींच लिया। समय के साथ उसने उसके बारे में कुछ अलग नोटिस किया, उन आदमियों की तुलना में जो बड़े बड़े इशारों के साथ उसका पीछा करते थे, और यहाँ तक कि युएन काई के समर्पित कभी न डगमगाने वाले ध्यान की तुलना में भी फेलिक्स एक ऐसे तरीके से अलग खड़ा था जिसका नाम वह ठीक से नहीं दे सकती थी। और लॉ परिवार में औरतों की 3 पीढ़ियां, एक भी बेटा नहीं। वह हमेशा एक छोटा भाई चाहती थी। फेलिक्स ने उस खाली जगह को पूरी तरह भर दिया। पिछले 1 साल में वह उस पर और ज्यादा निर्भर होने लगी, यहाँ तक कि ऐसी मांगे भी मानने लगी जिनका कोई मतलब नहीं था। जब एलेनोर ये सब सुनती है, उसका मन करता है उसे थप्पड़ मार दे। एक भाई? ये कैसा भाई है? कोई साझा खून नहीं। इतनी नजदीकी, इतनी उलझन, इस पर कौन कभी विश्वास करेगा? कोई नहीं। युएन काई को छोड़कर वह बेवकूफ जिसे प्यार ने पूरी तरह अंधा कर दिया था, लेकिन आखिरकार वह भी जाग गया। कोई हैरानी नहीं कि युएन काई ने सब कुछ इतनी शांति से संभाला। वह इतने लंबे समय से निराशा निगल रहा था जब तक उसके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं बचा। हर बार जब उसने उस पर भरोसा करना चुना, वह
और आगे बढ़ती गई, इसलिए उसने आखिरकार वहीं सबके सामने इसे खत्म कर दिया। एलेनोर अपनी ही छाती पीटती है, रोते हुए चिल्लाती है, हमारे पूर्वजों ने कौन सा पाप किया था? हमने ऐसा क्या किया कि यह दिन देखना पड़ा? तुम्हारी जैसी पोती के साथ शापित होने के लिए? ये शब्द लिंजू पर किसी वार की तरह गिरते हैं। आंसू उसकी आंखों में भर जाते हैं। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। दूसरी तरफ से विक्टर की आवाज आती है, माँ मेरे पास कुछ जरूरी है, अंदर आओ। विक्टर तेजी से अंदर आता है, हाथ में टैबलेट लिए, सीधे इलेनायर की तरफ बढ़ता हुआ। लिंजू की सिचुएशन ऑनलाइन फैल चुकी है, जनता की प्रतिक्रिया हमारे खिलाफ जा रही है, हम क्या करें? इलेनायर उसे इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। इतना घबराया हुआ, एक भी साफ दिमाग वाला फैसला लेने में असमर्थ, युएन काई से भी कम कंपोज्ड, एक ऐसा आदमी जो उससे 20 साल छोटा है। खुद को संभालो, अपनी हालत देखो। एलेनोर के शब्दों से चुभकर विक्टर और भी सिकुड़ जाता है। लिंजू उसे बिना छुपाए तिरस्कार से देखती है। उसने कभी अपने पिता की इज्जत नहीं की। अगर लू परिवार ने एक पुरुष वारिस पैदा किया होता, उसकी माँ कभी उसके जैसे घर जमाई पर समझौता नहीं करती। यहाँ तक कि संकट में भी इस परिवार की औरतें उससे कहीं ज्यादा स्थिर रहती हैं। और ऊपर से विक्टर कभी लू परिवार को एक बेटा भी नहीं दे पाया। उसकी माँ के गुजरने के बाद परिवार का विक्टर के लिए तिरस्कार सिर्फ बढ़ता गया। विक्टर बहुत पहले ही इसे स्वीकार कर चुका है। उसे गुस्सा नहीं आता। माँ बस पहले यह देख लीजिए। लिंजू टैबलेट लेती है और एलेनोर के साथ पढ़ती है। ज्यादा समय नहीं लगता कि लिंजू गुस्से से कांपने लगती है। एलेनोर दूसरी बार फिर गिर पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन सिचुएशन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। जनता की राय बंट रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग युएन काई का साथ दे रहे हैं। जो लोग कहानी जानते थे वे युएन काई ने सालों में लिंजू के लिए जो कुछ किया उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। और किसी ने तो चेन परिवार द्वारा लू परिवार को दिए गए पूरे बेट्रोल गिफ्ट्स की लिस्ट भी लीक कर दी। निसोनेंस उसे देखते हैं और प्रतिक्रिया तुरंत आती है। वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब लिंजू के पास कोई बचाव नहीं बचा। भले ही वह मान ले कि वह और फिलिक्स भाई बहन से ज्यादा कुछ नहीं थे, अब उस पर कौन विश्वास करेगा? हर कोई लिंजू के पीछे पड़ा है और उसके साथ साथ लू परिवार को भी नीचे घसीट रहा है। किसी ने ऑनलाइन पहले ही एक कैंपेन शुरू कर दिया है, लू ग्रुप प्रोडक्ट्स दोबारा कभी मत खरीदो। कल जब मार्केट खुलेगा शेयर होल्डर्स अपने लू ग्रुप स्टॉक बेचने की धमकी दे रहे हैं। कल एक डरावना सपना होने वाला है। अगर इसे रोका नहीं गया लाऊ परिवार शायद कभी संभल नहीं पाएगा। चेन परिवार के जरिए चुपचाप हासिल किया गया हर रिसोर्स, स्टॉक का चढ़ा हर पॉइंट, सब नीचे गिर जाएगा। हम क्या करें दादी, हम क्या करें? लिंजू आखिरकार वही काट रही है जो उसने बोया था। उसकी खुद की रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी है और लू परिवार उसके साथ नीचे जा रहा है। तुम्हें सही तरह पालने में नाकाम रही और अब तुम मुझसे पूछ रही हो क्या करना है। जब तुम अपने फैसले ले रही थी तब मुझे कैसे पता होता? क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि ऐसा दिन आ सकता है? एक थप्पड़ की आवाज कमरे को चीर देती है। एलेनोर आखिरकार टूट जाती है और लिंजू के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारती है। लिंजू अपना गाल पकड़ लेती है बेकाबू होकर रोते हुए, दादी मुझसे गलती हुई, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, लेकिन क्या युएन काई सच में, क्या वह सच में अब मुझे नहीं चाहता? नहीं दादी, मैं यह एंगेजमेंट नहीं खो सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने कभी चीट नहीं किया। बर्फ की देवी गायब हो चुकी है। वो अछूती स्नो लोटस गायब। उसकी जगह अब कुछ ऐसा है जो एक छोड़े हुए जानवर जैसा है, छोटा और बेताब। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आई। बहुत देर हो चुकी है। तुमने यह खेल खेलना चुना, फिर तुमने अपने निशान छुपाए, तुमने इसे इतना साफ बना दिया। अब पूरी दुनिया सोचती है कि तुमने एक आदमी को साइड में रखा हुआ था। तुमने अपनी ही कब्र खोदी और लू परिवार को अपने साथ दफना दिया। कमेंट्स पढ़ते हुए एलेनोर एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं करती कि लिंजू और फिलिक्स सिर्फ भाई बहन हैं। अब वह भी आंसुओं में है। पहले ही लू परिवार की 100 साल की विरासत का अंत देख रही है। वह लिंजू पर गुस्से में है और उससे भी ज्यादा युएन काई पर गुस्से में है कि उसने बात को इतना दूर तक उछाल दिया। बैंक्वेट में एंगेजमेंट तोड़ना काफी नहीं था, उसे जाकर ऑनलाइन जनता का गुस्सा भी भड़काना था। अगर युएन काई को कभी पता चलता कि इस सब के लिए उसे दोष दिया जा रहा है तो शायद वह फिर से खून उगल देता। इसी पल विक्टर आगे बढ़ता है। वह एलेनोर की तरफ मुड़ता है। माँ, आपको क्या लगता है हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? संभालना? अब संभालने के लिए बचा ही क्या है? विक्टर रुकता है, फिर हैरान कर देने वाली स्पष्टता के साथ बोलता है, माँ 2 कदम। पहला, हम ऑनलाइन नैरेटिव संभालते हैं। हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स बुलाते हैं और कहानी को और फैलने से पहले दबा देते हैं। दूसरा, हम अभी युएन काई के पास जाते हैं और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मनाते हैं। वह सारा दोष अपने ऊपर ले लेगा। लिंजू और एलेनोर एक दूसरे को घूरती हैं। दोनों कदम बहुत बड़ी समस्या है। प्लान जानना एक बात है, सच में उसे पूरा करना दूसरी। खासकर युएन काई को पब्लिक में खड़ा करके किसी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए मनाना, जबकि लिंजू खुद भी समझ नहीं पा रही कि उसने असल में क्या गलत किया। विक्टर पूरा प्लान सामने रखता है। एलेनोर और लिंजू सुनती हैं, पूरी तरह स्टन्ड। उन दोनों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक आदमी जिसे उन्होंने बेकार घर जमाई और रीढ़हीन पिता समझकर खारिज कर दिया था, वह इतना तेज दिमाग वाला कुछ सोच सकता है। एलेनोर अभी थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रही थी कि वह घबरा रहा है और अब उसे अपने शब्द वापस निगलने पड़ रहे हैं। विक्टर का 2 कदम वाला प्लान। पहला, ऑनलाइन
नैरेटिव असल में संभाला जा सकता है। लाओ परिवार एक एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है। वे कुछ बड़े सेलिब्रिटीज से अटेंशन खींचने वाली हेडलाइन स्टोरीज दिलवा सकते हैं, इतनी जूसी कि पूरा लिंजू वाला ड्रामा दब जाए और जनता का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। दूसरा, फेलिक्स की पहचान का सवाल। लाओ परिवार बस उसे ऑफिशियल बना देगा। एलेन लानर पब्लिक में उसे ऑनरेरी ग्रैंडसन के रूप में अडॉप्ट कर लेगी और अचानक उनकी नजदीकी की एक लेजिटिमेट एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। फिर आखिरी कदम और सबसे अहम, युएन काई को पब्लिक में लाना, उससे कहलवाना कि वह जेलस हो गया था। बात उसके दिमाग पर चढ़ गई। उसने लिंजू और फेलिक्स के रिश्ते को गलत समझ लिया और पूरी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया, और सारी गलती सिर्फ उसकी थी। उसने हमेशा लिंजू पर पूरा भरोसा किया है और उससे गहराई से प्यार करता है। विक्टर अपनी बात खत्म करता है। पहले 2 हिस्से किए जा सकते हैं। समस्या युएन काई है, वह शायद साथ न दे। एलेनोर एक पल सोचती है, फिर अपने आदेश देती है। विक्टर, अभी से लागू। मैं तुम्हें ल्यू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर रही हूँ। इस सिचुएशन को संभालने का पूरा अधिकार तुम्हारे पास है, और जहां तक युएन काई की बात है, लिंजू और मैं उसे संभाल लेंगे। आज रात ही पब्लिक नैरेटिव पर काम शुरू करो। विक्टर इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह बिना झिझक मान जाता है और टैबलेट लेकर बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही एलेनोर का चेहरा गंभीर हो जाता है। लिंजू, मुझे सच चाहिए। क्या तुम फेलिक्स के साथ सोई थी या नहीं? अभी भी। लिंजू की सारी बातों के बाद भी एलेनोर को विश्वास नहीं है कि उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन वाला है। ये तथाकथित भाई एक लवर जैसा कहीं ज्यादा लगता है। लिंजू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में जो इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही उस पर विश्वास नहीं करेगा। दादी प्लीज, सच में नहीं। मैंने फेलिक्स के साथ कभी वह सीमा पार नहीं की। मैंने हमेशा उसे सिर्फ एक भाई की तरह देखा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाऊंगी। लिंजू की माँ का जिक्र एलेनोर पर अलग असर डालता है। उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में कुछ बेचैन सा चमकता है। अच्छा, फिर? लेकिन सुरक्षित रहने के लिए, बस पक्का करने के लिए जाकर चेकअप करवाओ। रिजल्ट्स लेकर आओ और उनसे खुद को युएन काई के सामने समझाओ। चेकअप? किस तरह का? आप किस सबूत की बात कर रही हैं? लिंजू सच में नहीं समझती जब तक एलेनोर की नजर उसकी कमर की तरफ नहीं गिरती। तब उसे समझ आता है। वर्जिनिटी एग्जामिनेशन। 1 घंटे बाद लिंजू हॉस्पिटल से निकलती है। उसका चेहरा शर्म से लाल है, हाथ में रिपोर्ट। चेन परिवार एस्टेट जाते हुए वह मुझे बार बार कॉल करती है और मैं एक बार भी नहीं उठाता। वह समझ नहीं पा रही कि मैं गुस्से में हूँ या सो रहा हूँ। जब लिंजू रास्ते में है, मैं आखिरकार होश में आता हूँ। दुख इतना भारी था कि मैंने खून उगल दिया और फर्श पर गिर पड़ा। वह खून, उसे आखिरी अलविदा होने दो। लिंजू, मैंने तुम्हें अपनी छाती से उखाड़ फेंका है। जब मैं खुद में वापस आता हूँ, मैं हल्का महसूस करता हूँ। लिंजू के लिए जो प्यार था वह खून के साथ बाहर निकल गया। उसकी परछाई जो मेरी छाती में रहती थी, गायब। मैं उस घर के चारों तरफ देखता हूँ जो मैंने उसके लिए बनाया था और धीरे से कहता हूँ, अलविदा कहने का समय आ गया। मैं कैबिनेट से रेड वाइन की बोतल उठाता हूँ और सीधे उसी से पीता हूँ। फिर मैं उसे वेडिंग पोर्ट्रेट पर दे मारता हूँ। बोतल टूट जाती है, पोर्ट्रेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं दूसरी बोतल खोलता हूँ, कुछ घूंट पीता हूँ और बेडरूम की तरफ चलता हूँ। मैं वेडिंग ड्रेस नीचे उतारता हूँ, उस पर वाइन डालता हूँ और अपना लाइटर जला देता हूँ। गाउन जिसे मास्टरफुली बनाया गया था, 6 महीने लगे थे, रेयर जूल से जड़ा हुआ, तुरंत आग पकड़ लेता है। मैं खुद यूरोप गया था उसे एक मास्टर कुटुरियर से बनवाने के लिए, सिर्फ उसे वह शादी देने के लिए जिसकी वह हकदार थी। अब उसका कोई मतलब नहीं। मैं हमारी हर फ्रेम्ड फोटो उठाता हूँ और उन्हें आग में फेंक देता हूँ। आग इतनी तेज चमकती है कि बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स का ध्यान खींच लेती है। उनमें से एक दरवाजे पर रुकता है, अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। सर, क्या आप ठीक हैं? क्या हम अंदर आए? मेरा सामान बाहर निकालो, फिर इस जगह को तोड़ डालो। मुझे इस घर से नफरत है। मेरी पिछली जिंदगी में यही वह जगह थी जहां लिंजू ने मुझे वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया था, और फिर यह वह जगह बन गई जहां वह और फेलिक्स अपने रिश्ते को छुपाते थे। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। हाथ में बोतल, चलते हुए पीता हुआ मैं बाहर निकल जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। सिटी हैंग में मेरी प्रॉपर्टीज हर जगह हैं, लेकिन उनमें से कोई भी घर जैसा महसूस नहीं होता। शादी का घर विश्वासघात को संभाले हुए है। चेन फैमिली एस्टेट सोफी के छीन लिए जाने की याद को संभाले हुए है। हर जगह मुझे उसी दर्द में वापस खींचती है, उसे सहना नामुमकिन बना देती है। मैं सड़कों पर अकेला चलता हूँ, एक भूत की तरह, बहता हुआ, खोखला, बिना किसी सहारे के, जैसे कोई आवारा जिसका कहीं जाने की जगह नहीं, खाली सड़कों पर भटकता हुआ। जब तक आधी रात गुजरती है, मेरी टांगें आखिरकार जवाब दे चुकी होती हैं। एक 5 स्टार होटल वहीं सड़क पर खड़ा है। मैं प्रवेश द्वार से अंदर धक्का देकर जाता हूँ, हल्का सा लड़खड़ाते हुए, और खुद के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लेता हूँ। की कार्ड हाथ में लिए मैं अकेला एलिवेटर में कदम रखता हूँ। प्रेसिडेंशियल स्वीट 66वीं मंजिल पर है, लेकिन एलिवेटर 50वीं मंजिलों के बीच कहीं रुक जाती है। दरवाजे खुलते हैं। एक औरत लड़खड़ाते हुए अंदर आती है, कपड़े बिखरे हुए, मुश्किल से अपना संतुलन संभाले हुए, और तुरंत दरवाजे बंद करने वाला बटन दबा देती है, जैसे उसके पीछे कुछ डरावनी चीज हो। मैं आंखें सिकोड़ कर उसे देखता हूँ। जवान, हाल ही में ग्रेजुएट हुई लगती है, लंबी क्रीम सफेद फिटेड ड्रेस पहने हुए, हर कर्व साफ दिख रहा है। वह उस तरह की खूबसूरती है जो बहुत कम देखने को मिलती है, लिंजू के बराबर, शायद उससे भी बढ़कर। मैं एक नजर देखता हूँ और नजर हटा लेता हूँ। मैं बहुत ज्यादा नशे में हूँ, बहुत ज्यादा टूटा हुआ, मुझे बस बिस्तर पर गिरना है। लेकिन जो औरत अभी अंदर आई है वह मुझसे भी ज्यादा बुरी हालत में लगती है। वह खतरनाक तरीके से लड़खड़ाती है, उसकी सफेद बाहें रेलिंग पकड़ नहीं पाती और वह मेरी तरफ गिरती है। मैं उसे सहज प्रतिक्रिया में पकड़ लेता हूँ। जिस पल मेरी बाहें उसके चारों ओर बंद होती हैं, ऐसा लगता है जैसे सबसे बेहतरीन जेड को पकड़ लिया हो। उसकी त्वचा नामुमकिन हद तक चिकनी, नरम, चमकदार, और मेरे सीने में कुछ हिलता है। वह मुझ पर झुकती
है, बड़बड़ाती है, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे लगभग तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गलत है। उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा है, उसकी सफेद त्वचा पर लाल धब्बे फैल रहे हैं। इससे पहले कि मैं समझ पाऊं क्या हो रहा है, वह अपना सिर उठाती है और मुझे चूम लेती है। उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस जाती हैं और जोर से खींचती हैं। मैं खुद पर काबू रखने की लड़ाई करता हूँ। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं। मैं तेजी से बाहर निकलता हूँ और उसे उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाता हूँ। अंदर आते ही वह और भी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। वह हमारे दोनों के कपड़े खींचने लगती है। अरे अरे रुक जाओ। मेरे शब्द बीच में कट जाते हैं। मैं अपने सामने खड़ी उस सांस रोक देने वाली औरत को देखता हूँ, खुद भी होश से बाहर नशे में डूबा हुआ। एक आदमी कितना खुद को रोक सकता है? मैं आंखें बंद करता हूँ और हार मान लेता हूँ। हम दोनों उस पल की गर्मी में डूब जाते हैं जबकि शहर के दूसरी तरफ लिंजू चैन फैमिली एस्टेट पहुंचती है और दरवाजे पर ही रोक दी जाती है। बहुत विनती करने के बाद बटलर ली आखिरकार उसे बताता है कि मैं शादी वाले घर गया हूँ। लिंजू वापस शादी वाले घर की तरफ दौड़ती है। उसके दिल में अभी भी मेरे लिए एहसास है। वह मेरा इंतजार वहीं कर रहा है। उसका दिल हल्का हो जाता है। जब वह पहुंचती है मैं बहुत पहले जा चुका होता हूँ। घर में सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड बचे होते हैं जो बेसबॉल बैट घुमाते हुए हर सजावट को तोड़ रहे होते हैं। लिंजू लगभग अपने ही गुस्से से घुट जाती है। इसे बंद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने इसका आदेश दिया? अभी बाहर निकलो। बॉडीगार्ड उसे पहचान लेते हैं। वह लगभग इस घर की मालकिन बनने वाली थी। सर का आदेश। उनमें से एक कहता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा अब किसकी सुने। अगर मैं वापस लिंजू के साथ हो गया तो और उन्हें इसके लिए सजा मिल गई तो बहुत मुश्किल है। मैं दोबारा नहीं कहूंगी। बाहर निकलो। बॉडीगार्ड उसके चेहरे को एक नजर देखते हैं, अपने बैट नीचे छोड़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद लिंजू फर्श पर गिर जाती है। इस बार वह सच में समझती है मैं ब्लफ नहीं कर रहा, मैं कोई गुस्से वाला ड्रामा नहीं कर रहा, मैं खत्म कर चुका हूँ। यूएन काई, क्यों तुम मुझे सफाई देने का मौका भी क्यों नहीं दोगे? वह कारपेट पर बैठ जाती है, पूरी तरह टूटती हुई, और फिर वह उसे देखती है। गहरा लाल दाग सफेद कारपेट पर फैला हुआ, नरम रेशों में समाया हुआ, सफेदी के खिलाफ बेरहमी से उभरता हुआ। उसने खून खांसा। यूएन काई ने खून खांसा। मैंने उसके साथ क्या किया? मैं उसे इस हालत तक कैसे ले आई? वह वहीं बैठी कांपती रहती है, रोती रहती है, पूरी तरह खोई हुई। इस पल में वह एक ऐसे पत्ते जैसी लगती है जिसे पतझड़ की हवा उसकी शाखा से तोड़कर ले गई हो। टूटी हुई और वजनहीन, फिर भी किसी तरह उससे ज्यादा खूबसूरत, जैसे यही वह पल हो जब उसने सच में लड़की होना छोड़ दिया। इसी बीच लिंजू अपने आसपास के कमरे को घूरती है और स्थिर हो जाती है। वह एक अजनबी के बिस्तर पर लेटी है और वह अजनबी ठीक उसके बगल में है। उसकी पहली प्रतिक्रिया चीखने की होती है, लेकिन वह खुद को रोक लेती है। दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। वह उसे जगा नहीं सकती, वह इसे दोबारा होने नहीं दे सकती। माया कैपिटल आर्ट्स एकेडमी की अंतिम वर्ष की छात्रा है। ग्रेजुएशन से पहले ही रेड स्टार एंटरटेनमेंट के साथ साइन कर चुकी है। कल उसने अपने सीनियर जेसन जियांग का निमंत्रण स्वीकार किया था, सिटी हैंग एक परफॉर्मेंस के लिए आने का। उसके खत्म होने के बाद जेसन उसे कुछ इन्वेस्टर्स से मिलाने ले गया। उनके पहुंचने से पहले ही जेसन ने इशारा किया था, आज रात थोड़ा ढीला छोड़ दो, कुछ कुर्बानियां दो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका मतलब खुद को किसी अमीर क्लाइंट को खुश करने के लिए बेच देना है। उसने तुरंत मना कर दिया और जाने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने उसे रोक लिया। आखिरकार वह पीछे हट गया। सिर्फ एक ड्रिंक, फिर वह जा सकती थी। उसने सोचा बस यही बात खत्म हो जाएगी। वह तो बस शुरुआत थी। ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। वह तेजी से हकीकत पर अपनी पकड़ खोने लगी और उसे इंतजार करने के लिए एक स्वीट में भेज दिया गया। लेकिन लिंजू ने खुद को संभाले रखा। जिस पल क्लाइंट अंदर आया उसने जानबूझकर उसके ऊपर उल्टी कर दी। जब वह साफ करने गया वह भाग निकली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आ पहुंचेगी। लिंजू बिस्तर पर गहरी नींद में सोए आदमी को देखती है और रात की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है पहला कदम उसी ने बढ़ाया था। पिछली रात कितनी पूरी तरह पागलपन भरी थी। ये याद करके माया का चेहरा लाल जलने लगता है। अब मैं क्या करूं? अभी भी वही समझने की कोशिश करते हुए वह फिर मेरी तरफ देखती है। जो आदमी उसके साथ आया वह सच में अच्छा दिखने वाला है। वह मेरा चेहरा ध्यान से देखती है, फिर धीरे से, लगभग खुद से कम तुम थे। ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगर वह बूढ़ा आदमी होता तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती। माया नंगे पैर बिस्तर से उतरती है। उसकी फीकी मुलायम त्वचा ऐसी लगती है जैसे किसी ग्रीक मिथक की मूर्ति की हो, पूरी नजाकत और शांत खूबसूरती। वह हल्के कदमों से चलती है, फर्श से अपनी ड्रेस के फटे हुए टुकड़े उठाते हुए उन्हें पहनती है। लेकिन अंदर क्या है उसे छुपाने का कोई तरीका नहीं। कोई और रास्ता न होने पर वह मेरी जैकेट पहन लेती है, फिर खुद से बड़बड़ाती है, मैं उसके साथ सोई और अब उसकी जैकेट भी चुरा रही हूँ। क्या यह सच में सही काम है? माया झिझकती है, फिर अपनी गर्दन से नेकलेस खोलती है और उसे बेडसाइड टेबल पर एक छोटे नोट के साथ रख देती है। फिर वह धीरे से खुद पर हंसती है। क्या यह गिनती में आता है जैसे मैं खुद को बेच रही हूँ? वह अपना चेहरा हाथों में छुपा लेती है, आधा हंसते हुए आधा रोते हुए। वह मेरी जैकेट खुद के चारों तरफ कसकर लपेटती है और दरवाजे की तरफ चलती है। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले वह रुक जाती है। वह वापस मुड़ती है, अब भी उतनी ही खूबसूरत, और मुझे एक लंबी नाराज नजर से देखती है, जबकि मैं ऐसे सो रहा हूँ जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं, जैसे वह मेरा चेहरा अपनी यादों में जला रही हो। फिर एक पल बाद वह दरवाजा खोलती है और बिना पीछे देखे बाहर चली जाती है। मैं देर सुबह तक सोता रहता हूँ। जब आखिरकार उठता हूँ माया कहीं दिखाई नहीं देती, वह पहले ही चली गई। मैं बेडसाइड टेबल की तरफ देखता हूँ। नेकलेस वहीं है और एक नोट, उस पर लिखा है एक रात, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे ढूंढना मत, मेरे बारे में सोचना मत, मैं तुम्हारी जैकेट ले गई। नेकलेस उसकी कीमत है। मैं नेकलेस को अपनी उंगलियों में पकड़ता हूँ, उसे अपनी नाक तक लाता हूँ और उसकी हल्की खुशबू को महसूस करता हूँ जो पूरी तरह उसी की है। फिर मेरी नजर
नजर पिछली रात की चादरों पर पड़े लाल दाग पर जाती है। मेरे चेहरे पर धीरे से एक समझदार मुस्कान आती है। मेरे साथ सोकर गायब हो जाओगी, कोई मौका नहीं। मैं अपना फोन उठाता हूँ और लियो को कॉल करता हूँ। जो औरत पिछली रात मेरे कमरे में आई थी, मुझे उसके बारे में सब कुछ चाहिए, 1 घंटे में, और मेरे लिए कपड़े भी लेकर आओ। लियो के जवाब देने से पहले ही मैं फोन काट देता हूँ और सीधे शॉवर की तरफ चला जाता हूँ। दूसरी तरफ लियो को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। क्या कोई सर के कमरे में घुस गया था पिछली रात? अभी सिक्योरिटी फुटेज निकालो, पता करो वह कौन थी। जब तक मैं तैयार होकर बाहर आता हूँ, लियो पहले ही दरवाजे पर नए कपड़ों और एक फाइल के साथ खड़ा होता है। मैं फाइल की तरफ नहीं देखता। क्या पता चला? मैं पूछता हूँ अपनी शर्ट पहनते हुए। सर, हमें वह मिल गई। जो औरत पिछली रात आपके साथ वापस आई थी, उसका नाम माया है। माया अभी भी एक स्टूडेंट कैपिटल आर्ट्स एकेडमी में पढ़ती है। उसे कल सिटी हैंग एक परफॉर्मेंस के लिए लाया गया था और उसके बाद उसे एक प्राइवेट इवेंट में ले जाया गया जहां किसी ने उसे ड्रग दे दिया। वह अब कहां है? वह आज सुबह हाई स्पीड रेल से वापस चली गई। वह पहले ही राजधानी वापस पहुंच चुकी है। निमंत्रण किसने भेजा था? हमें वह मिल गया। उसका नाम जेसन जियांग है, वही आर्ट्स एकेडमी से ग्रेजुएट, माया का सीनियर। तो वही था जिसने उसे ड्रग दिया। लियो लगभग पूरी यकीन के साथ सिर हिलाता है, और अगर सीधे नहीं भी तो भी वह शामिल था। वही सारी अरेंजमेंट्स कर रहा था। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर कुछ तेज और खतरनाक उतर आता है। अरेंजमेंट्स कर रहा था, इसे वही कहते हैं जो यह सच में है। वह सप्लाई चेन चला रहा था। माया को किसके बिस्तर तक पहुंचाया जा रहा था? लियो असहज होकर हिलता है। आप उसे जानते हैं सर? काफी अच्छी तरह। असल में मैंने अभी अपनी जैकेट पहनी ही थी। ये सुनकर मैं ठहर जाता हूँ। मैं उसे जानता हूँ। कौन है वह? मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं सच में ऐसे किसी इंसान को जानता हूँ। लियो असहज होकर मजबूरी में बोलता है। वह मिस्टर ब्रूनो चिन है। पहले यह नाम समझ नहीं आता, फिर अचानक याद आता है। तुम्हारा मतलब ब्रूनो विक्टर का भाई? लियो पुष्टि करता है। हाँ, वही है। सिर्फ उसका नाम सुनकर ही मेरा जबड़ा कस जाता है। ब्रूनो चिन, लालची, बेशर्म, हमेशा पैसे और औरतों के पीछे भागने वाला, और हर समय चेन फैमिली का नाम इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज लेने वाला। वह पहले लॉ फैमिली की एक सब्सिडरी में सिक्योरिटी गार्ड था। फिर विक्टर मेरे पास आया और ब्रूनो के लिए बेहतर पोजीशन मांगी। मैं मान गया, क्योंकि मैं अपने होने वाले फादर इन लॉ को खुश रखना चाहता था, और मैंने ब्रूनो को चेन ग्रुप के मेन हेडक्वार्टर्स में जगह दे दी। उसे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, एक ऐसी पोजीशन जिसमें असली फायदे थे। और जैसे ही ब्रूनो के पास पावर आई, उसने पूरे चिन फैमिली को कंपनी हेडक्वार्टर्स में भर दिया। अंदर आते ही उन्होंने जो चाहा वही किया। किकबैक्स लेना, ब्राइब्स लेना, अपनी जेबें भरना और पूरी कंपनी को गंदगी का तालाब बना देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रूनो, जो कभी सिर्फ एक छोटा सिक्योरिटी गार्ड था, इतना ताकतवर बन जाएगा। सोफी पहले मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आई थी, लेकिन मैं विक्टर को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, और मैं लिंजू के लिए सब सामान्य दिखा रहा था। इसलिए मैंने सोफी को चुपचाप सब सहने पर मजबूर किया। फिर ब्रूनो की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने सोफी पर ही नजर डाल दी। खुलेआम उसे परेशान करने लगा। बेशक वह सिर्फ मुंह चलाने की हिम्मत करता था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसे खुला छोड़ दिया था। इस जिंदगी में सबसे पहले वही जाएगा। मैं लियो से कहता हूँ मुझे ऑफिस ले चले। ये वो टावर सिटी हैंग की सबसे मशहूर स्काईस्क्रेपर है। पूरी बिल्डिंग चेन फैमिली की है। चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स उसी के अंदर है। मैं बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ देता हूँ और कार से थोड़ी दूरी पर उतर जाता हूँ। मैं अकेला बिल्डिंग के अंदर चलता हूँ। लगभग तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसका चेहरा बदमिजाज और मोटा है, लॉबी में मेरा रास्ता रोक देता है। उसकी आवाज में ऐसी चिढ़ टपक रही है जैसे मैं उसका पैसा खाकर आया हूँ। तुम कौन हो और क्या चाहिए? ऐसे ही अंदर चले आ रहे हो बिना कुछ बोले। क्या तुम्हें लगता है यह जगह तुम्हारे बाप की है? उसकी यूनिफॉर्म बिखरी हुई है। उसने अपनी कैप तक नहीं पहनी। सिक्योरिटी और रिसेप्शन स्टाफ पूरी बिल्डिंग की इमेज होते हैं। अगर मेरी बिल्डिंग का चेहरा यही है तो इसे बंद हो जाना चाहिए। मैं शांत होकर कहता हूँ, असल में हाँ, मैं यहाँ चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स के लिए आया हूँ। तुम्हें लगता है ऐसे ही अंदर चले जाओगे? अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? मुझे लगभग हंसी आ जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपनी ही कंपनी में घुसने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होगा। हाँ, मैं बहुत समय से यहाँ नहीं आया, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय के लिए सबसे बेसिक चीज होती है यह जानना कि बॉस कौन है। साफ है यह वाला उतना भी नहीं कर पाया। पूरी बिल्डिंग मेरी है, मैं जहाँ चाहूँ जाऊंगा। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। गार्ड सच में हंस पड़ता है। ओह, ऐसा है क्या? काफी बड़ी बड़ी बातें। क्या सोचते हो तुम युआन काई हो या कुछ? अगर तुम युआन काई हो तो मैं उसका मरा हुआ बाप होंगवेन हूँ। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुझे पापा बुलाओ। मेरी आंखों में कुछ ठंडा और जानलेवा उत्तर आता है। मुझे गाली दो, मैं छोड़ सकता हूँ। मेरे पिता का अपमान करो और मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अब भी बॉडीगार्ड्स को बुलाने ही वाला था कि दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आता है। वह मुझे देखते ही तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है और तेज सैल्यूट मारता है। सर, माफ कीजिए, हमें आपके आने की कोई खबर नहीं थी। आपका सही तरीके से स्वागत करने के लिए यहाँ कोई नहीं था। ये गार्ड 40 की उम्र में है, साफ सुथरा, शांत, उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल सही और ठीक से पहनी हुई। इसके सामने पहला गार्ड शर्म की चीज है। पहला गार्ड नाक सिकोड़ता है। क्या बकवास कर रहे हो? ये यंग मास्टर है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चेन फैमिली का हेयर हमेशा कम से कम 7 या 8 बॉडीगार्ड्स के साथ चलता है। कौन सा हेयर अकेला अंदर आता है? पहला गार्ड बोलता ही जाता है। मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ और दूसरे वाले की तरफ मुड़ता हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? आप इस साल की शुरुआत में कंपनी आए थे सर। मुझे आपकी एक झलक देखने का मौका मिला था। पहला गार्ड यह सुनता है, पूरी सच्चाई के साथ, बिना मजाक की एक बूंद के, और आखिर उसके दिमाग में कुछ बदलता है। रुको, नहीं, ये सच में युएन काई है। वह इस बार मुझे ठीक से देखता है और अब उसे महसूस होता है। वह आसान लेकिन अडिग मौजूदगी जो शुरू से थी। लेकिन मेरा नाम जानने के बाद भी यह गार्ड ज्यादा डरा हुआ नहीं लगता। उल्टा वह चिकनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। हाँ, जीजा जी, आखिर आपसे असल में मुलाकात हुई। मैं काइल हूँ, लिंजू का कजिन, डेप्यूटी हेड ऑफ सिक्योरिटी। हम तो प्रैक्टिकली फैमिली हैं। काइल झुक कर ये मेरे कान में
फुसफुसाता है, फिर सीधा होकर मुझे सबसे घटिया सैल्यूट देता है जो मैंने कभी देखा। उसका मोटा पेट आगे निकला हुआ। काइल विक्टर की बहन का बेटा है। उसे मिडिल स्कूल खत्म करने से पहले लड़ाई करने पर निकाल दिया गया था और तब से कुछ किए बिना भटकता रहा जब तक किसी तरह इसे इस कंपनी में नहीं घुसा दिया गया। काइल से इतनी बदबू आ रही है जैसे उसने हफ्तों से नहाया नहीं। ऊपर से सिगरेट की गंध और बदबूदार सांस, और मैं 1 सेकंड दूर हूँ उल्टी करने से। मैं यह एक पल और नहीं झेल सकता। मैं उसे पीछे धक्का देता हूँ और सांस लेने के लिए साइड में हटता हूँ। फिर मैं दूसरे गार्ड की तरफ मुड़ता हूँ। सिक्योरिटी टीम के हर मेंबर को नीचे बुलाओ अभी। उसे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन एक अच्छा एम्प्लॉई पहले बॉस के ऑर्डर्स मानता है और सवाल बाद में पूछता है। उधर काइल अचानक बेचैन दिखने लगता है। 2 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप दौड़ते हुए फॉर्मेशन में लॉबी में आता है। दर्जन से ज्यादा लोग मेरे सामने 2 सीधी कतारों में खड़े हो जाते हैं। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखता हूँ। सब आ गए। ये अचानक सवाल दूसरे गार्ड को चौंका देता है। वह सावधानी से काइल की तरफ तिरछी नजर डालता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काइल का सिक्योरिटी टीम पर इतना कंट्रोल होगा। मेरी अपनी कंपनी में मेरी औकात सड़क के गुंडे से भी कम है। मेरा चेहरा सख्त हो जाता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या यह कंपनी उसी की है? तुम्हारी सैलरी पर साइन कौन करता है? गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है, साफ तौर पर हिल चुका। माफ कीजिए सर, मैं पूरी तरह चैन फैमिली का आदमी हूँ। मेरी पूरी लॉयल्टी आपकी है। मैं उसे आगे आने का इशारा करता हूँ। मुझे सिक्योरिटी टीम की असली हालत बताओ। मुझे सच चाहिए। खुलकर बोलो। तुम्हें इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। मैं आज यहाँ यह सब साफ करने आया हूँ। मुझे इतना साफ बोलते सुनकर उसकी आंखों में कुछ चमकता है, उम्मीद की एक झलक। सर, सिक्योरिटी में सिर्फ मेरी टीम टीम ही प्रॉपर्ली ट्रेंड लोग भर्ती करती है। हम वेटरन्स रखते हैं। बाकी 2 टीम्स चिन फैमिली के रिश्तेदारों से भरी हैं। ज्यादातर बिल्कुल काइल जैसे, बस पड़े रहते हैं, मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं और अपनी असली सिक्योरिटी ड्यूटीज छोड़ देते हैं। ज्यादातर समय वे ब्रेक रूम में कार्ड्स खेलते रहते हैं। मुझे महसूस होता है गुस्सा मेरी आंखों के पीछे उठ रहा है। मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रहा हूँ। कमाल है, मैं इन्हें कार्ड्स खेलने के पैसे दे रहा हूँ। सर, पूरी ईमानदारी से कहूँ तो पहले पूरी सिक्योरिटी टीम का हेड मैं था। जब चिन फैमिली अंदर आई, उन्होंने मुझे बाहर धक्का दे दिया और काइल के पिता को नया हेड बना दिया, और पोजीशन लेने के बाद से वह मुश्किल से कभी यहाँ आया। मेरा चेहरा और अंधेरा हो जाता है। ये चेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स है। सिक्योरिटी ऑपरेशन की हालत यह हो गई है। फिर अंदर के लोग या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे सेफ मानी जाए? मैं हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखता हूँ। तुम और तुम्हारी टीम यह सब अकेले संभाल रहे थे। मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। मैंने आंखें बंद रखी और इसे यहाँ तक आने दिया। मैं लगभग वह सब बर्बाद कर चुका था जो मेरी फैमिली की पीढ़ियों ने बनाया था। मुझे यह कहते सुनकर वह इतना भावुक हो जाता है कि लगभग टूट पड़ता है। उसने चेन फैमिली को 20 साल से भी ज्यादा दिए हैं। वह सच में इस जगह की परवाह करता है। उसके अनुभव और काबिलियत के साथ वह किसी भी कंपनी में जा सकता था जो वह चाहता। उसके रुकने की एकमात्र वजह वफादारी थी। सर, अब जबकि आपने इसे देख लिया है, बस वही मायने रखता है। अभी बहुत देर नहीं हुई। मैं ठीक समझता हूँ कि उसका क्या मतलब है। तभी सोफी शेन मेरे पीछे दिखाई देती है। उसके पीछे कुछ असिस्टेंट्स और सेक्रेटरीज हैं। युआन काय, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें सीधे ऊपर आना चाहिए था। वह एक चमकते सितारे की तरह चलती है, शांत और खूबसूरत। मेरे पास आती हुई, उसकी आंखें अपनापन और परवाह से भरी हुई। आज सोफी ने एक फिटेड प्रोफेशनल सूट पहना हुआ है। उसके ऊपर एक काला टेलर्ड ब्लेजर। उसकी हर लाइन उसकी लंबी खूबसूरत फिगर को और उभार रही है। उसे फिर से ऐसे देखकर मेरी आंखों के पीछे कुछ चुभता है। मेरी नजर हल्की धुंधली हो जाती है। क्या हुआ? क्या इन गार्ड्स ने तुम्हें परेशान किया? सोफी मान लेती है कि सिक्योरिटी स्टाफ ने मुझे शर्मिंदा किया और मेरी इज्जत गिराई। वह अच्छी तरह जानती है कि वे किस तरह के लोग हैं। अगर मैंने उसे पहले इसे छोड़ देने को न कहा होता तो वह उन्हें बहुत पहले ही संभाल चुकी होती। नहीं, बात वह नहीं है। सोफी की नजरों में मैं हमेशा वह छोटा लड़का रहा हूँ जो कभी सच में बड़ा नहीं हुआ। दीदी, मैं कहता हूँ मुझसे गलती हुई। मैं वह नहीं देख पाया जो मेरे सामने था। मैंने तुम्हें बहुत कुछ झेलने पर मजबूर किया। सोफी उस गार्ड की तरफ देखती है जिससे मैं बात कर रहा था। वह उसे हल्का सा पुष्टि वाला सिर हिलाता है। सोफी तुरंत समझ जाती है। युआन काय, तुम मेरी सबसे करीबी फैमिली हो। तुम जो भी करने का फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके शब्द मुझे इतनी जोर से लगते हैं कि मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह हर शब्द दिल से कहती है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ एक फोन कॉल किया था और सोफी ने बिना एक शब्द विरोध किए कंपनी की सारी अथॉरिटी मुझे सौंप दी थी। उसने सच में बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया और अंत में जब मैं वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया गया था, तब हर एक दिन मेरी देखभाल सोफी ने की थी। मैं खुद से एक खामोश वादा करता हूँ, दीदी, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें निराश किया। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इस जिंदगी में मैं इन पैरासाइट्स में से एक को भी खुला नहीं छोड़ूंगा। लीगल टीम को ऊपर बुलाओ, फिर पुलिस को कॉल करो। मैं चाहता हूँ इन सबको अंदर डाला जाए। इन्होंने जो भी एक एक सेंट चुराया है, सब वापस चुकाएंगे। मैं पूरे गुस्से में चेयरमैन ऑफिस को उलट पुलट देता हूँ, उन फाइल्स को देखते हुए जो सोफी ने मेरे लिए तैयार की थी, बार बार अपना हाथ डेस्क पर मारते हुए। सोफी खाली नहीं बैठी थी, भले ही वह उन्हें रोक नहीं पाई। उसने लोगों से हर वायलेशन, हर क्राइम, हर करप्ट काम का रिकॉर्ड बनवाया था, बस उस दिन का इंतजार करते हुए जब मैं जागूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने इन रिपोर्ट्स को कभी नहीं देखा। इस जिंदगी में वे आखिरकार मेरे सामने हैं। इन्हें पढ़ते हुए मुझे आखिर समझ आता है कि चिन फैमिली ने कितना कुछ किया है और ब्रूनो सबसे बदतर है। वह पूरी कंपनी के लॉजिस्टिक्स का हेड है। हर एक परचेस ऑर्डर उसके हाथ से गुजरता है। हर सप्लायर को उसे गिफ्ट्स देने पड़ते हैं और ऊपर से परसेंटेज भी। दीदी, ये लोग आखिर किस तरह के इंसान हैं? मैंने यह सब होने कैसे दिया? आगे बढ़ो और मुझे मारो। आगे पढ़ते
हुए मेरा खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है। ब्रूनो फीमेल एम्प्लॉइज को परेशान करता था, उन्हें गलत तरीके से छूता था और बार बार खुद सोफी को निशाना बनाता था। जब मुझे पता चला, मैंने खुद ब्रूनो से बात की। ब्रूनो जरा भी डरा नहीं। वह सोफी को एक अडॉप्टेड डॉटर समझकर नीचे देखता था और फिर भी उसे पाने की हिम्मत रखता था। उसने उस समय यहाँ तक कह दिया था, अगर सोफी मान जाए तो वह घर जाकर तुरंत अपनी पत्नी को डिवोर्स देगा और उसकी जगह सोफी से शादी करेगा, जिससे दोनों फैमिली और मजबूती से जुड़ जाएंगी। सोफी गुस्से से भर गई थी। वह मेरे पास आई थी, लेकिन उस समय मेरी आंखों को सिर्फ लिंजू दिखाई देती थी। मैंने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब ब्रूनो को पता चला कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा तो वह और आगे बढ़ गया और लगातार सोफी के पीछे पड़ा रहा। अगर कुछ वफादार चेन फैमिली वेटरन्स उसके पास रहकर उसकी रक्षा न करते तो ब्रूनो शायद सच में सफल हो जाता। सोफी धीरे से कहती है, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? यह सब अब अतीत है। अब जबकि तुमने इसे देख लिया है, यही सबसे अच्छी बात है जो हो सकती थी। मैं गुस्सा नहीं हूँ, जरा सा भी नहीं। सोफी इनमें से किसी बात को पकड़े नहीं रखती। वह हल्की मुस्कान के साथ सब छोड़ देती है। वैसे क्या तुम सच में उन सबको पुलिस के हवाले कर रहे हो? बिल्कुल, और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। मैं चाहता हूँ वे सलाखों के पीछे जाएं। बेहतर होगा पूरी जिंदगी के लिए। इसका कोई ऐसा वर्जन नहीं जहां मैं उन्हें खुला छोड़ दूं, खासकर ब्रूनो को। मैं ब्रूनो को उसके पैदा होने के दिन पर पछतावा करवाऊंगा। अच्छा, बस यही सुनना था मुझे, बाकी मैं संभाल लूंगी। सोफी एविडेंस लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने चली जाती है। सोफी को गए मुश्किल से थोड़ा समय हुआ था कि चेयरमैन ऑफिस के दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। अंदर आती है जॉयस, चेन ग्रुप लीगल डिपार्टमेंट की हेड, एक गंभीर बिना बकवास वाली औरत। चेयरमैन, मैं जॉयस हूँ, लीगल डिपार्टमेंट की हेड। उसकी आवाज मशीन की तरह ठंडी और मैकेनिकल है। मेरे प्रति उसका रवैया दूर की कॉन्टेम्प्ट तक पहुंचता है। मुझे नहीं पता मैंने उसका क्या बिगाड़ा है और मैं उसे जानता तक नहीं। उसने मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ है, एक शार्प छोटा बॉब उसके कंधों पर टिका है। चेहरे की बनावट नाजुक, हालांकि उसका चेहरा थोड़ा दुबला है। कुल मिलाकर वह सोफी जितनी नहीं है, लेकिन अपने तरीके से फिर भी स्ट्राइकिंग है। मिस वांग, मुझे तुम्हारे हाथों एक शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट तैयार करवाना है। जॉयस थोड़ी हैरान दिखती है। वह मन ही मन सोचती है, सोफी ने कहा था कि यह बेवकूफ आखिरकार होश में आ गया है, तो फिर यह शेयर ट्रांसफर क्यों कर रहा है? क्या यह चिन्ह फैमिली की गिरफ्तारियों की वजह से है? क्या वह डर गया है कि लिंजू नाराज हो जाएगी और अब और मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है? एक औरत की मुस्कान के लिए दौलत फेंक देना। जॉयस मान लेती है कि मैं शेयर्स लिंजू को ट्रांसफर कर रहा हूँ। चेयरमैन, आप लिंजू को कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? वह और सोफी करीबी दोस्त हैं। वह सालों से सोफी से कहती आ रही है कि रिजाइन करो और चेन फैमिली से दूर चली जाओ। वह ठीक जानती है कि इस कंपनी को खड़ा रखने के लिए सोफी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, और फिर भी मैं सोफी की मेहनत से कमाई हुई सफलता सीधे लुओ फैमिली को सौंपता रहा। और इस बात ने जॉयस को इतना गुस्से से भर दिया था कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। क्या शेयर्स लिंजू को ट्रांसफर करूं? तुम क्या कह रही हो? क्या आप उन्हें उसे ट्रांसफर नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। मैं उसे कुछ क्यों दूंगा? क्या मैं ऐसा दिखता हूं जैसे उसे विदाई गिफ्ट के तौर पर अरबों देना चाहता हूं? जॉयस साफ तौर पर राहत महसूस करती है। फिर मैं अपने ही घुटने पर हाथ मारता हूं। मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है और मैं बेट्रोल गिफ्ट्स के बारे में लगभग भूल ही गया था। सही, तुमने अभी मुझे याद दिलाया। शेयर्स और प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन बेट्रोल गिफ्ट्स और कई कीमती एंटीक्स और ट्रेजर्स पहले ही भेज दिए गए थे। मिस वांग, जाने से पहले लुओ फैमिली को एक फॉर्मल नोटिस भेजो। मैं सब कुछ वापस चाहता हूँ। जॉयस मुझे ऐसे घूरती है जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। क्या यह सच में वही प्यार में पागल बेवकूफ है जिसके बारे में उसने इतना सुना था? तो अगर लिंजू नहीं तो आप शेयर्स किसे ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या आपने पहले ही किसी नए इंसान पर नजर जमा ली है? क्या होश में आना ऐसा दिखता है? क्या ये शेयर्स आपकी जेब में छेद कर रहे हैं? क्या आपको इन्हें बस किसी को देना ही है? अगर ऐसा है तो मुझे दे दीजिए। मैं हल्की मुस्कान देता हूँ, जॉयस के कान के पास झुकता हूँ और 3 शब्द कहता हूँ। जॉयस ऐसे दिखती है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, शॉक्ड, बेहद खुश। लेकिन इस बार वह बिना एक पल की हिचकिचाहट के मान जाती है। हो गया, बिल्कुल, मैं अभी शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार कर रही हूँ, मुझे कुछ मिनट दीजिए। जॉयस तुरंत खड़ी होती है और लीगल डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ जाती है। उसका सारा कंपोजर गायब। इतनी जल्दी किस बात की? मैं उसके पीछे आवाज लगाता हूँ, क्या तुम्हें डर है कि मैं अपना मन बदल दूंगा? जॉयस रुकती है। उसे सच में डर है कि मैं अपना मन बदल दूंगा। वह चाहती है कि अग्रीमेंट साइन हो जाए इससे पहले कि मैं दोबारा सोचूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितना ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ, 25%। माफ कीजिए, कितना? 25%। जॉयस शोक में चुप हो जाती है। 25% पूरे लुओ फैमिली की नेटवर्थ के बराबर है, और जब मैंने पहले लिंजू को शेयर्स देने की प्लानिंग की थी तब वह सिर्फ 8% था। जॉयस को डर है कि मैं बस बातें कर रहा हूँ जब तक कि मैं उसकी आंखों में पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं देखता, और तब उसे पता चल जाता है कि मैं हर शब्द सच में कह रहा हूँ। वह मुड़ती है और पूरे रिजॉल्व वाले चेहरे के साथ वापस चल देती है। उसके कदम हल्के और शांत। जब से चेयरमैन की सीट मुझे मिली, ये ऑफिस ज्यादातर खाली ही रहा। शुरुआती कुछ महीनों को छोड़कर जब मैं कुछ अग्रीमेंट साइन करने आता था, उसके बाद मैं यहाँ शायद ही आया। अब मैं धीरे से पूरे कमरे को देखता हूँ। 6 साल पहले से इसकी लेआउट की एक भी डिटेल नहीं बदली, एक भी चीज अपनी जगह से नहीं हटी। येबो टावर सिटी हैंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी चोटी पर खड़े होकर मैं पूरे शहर को देखता हूँ, और नीचे कारों में बैठे लोग चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं लगते। पहली बार मुझे सच में समझ आता है कि इतने लोग दौलत और पावर के पीछे क्यों भागते हैं। ये एहसास नशे जैसा है। हर बार जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं अपने पिता को इस डेस्क पर इमेजिन कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स पर भौहें सिकोड़ते हुए, कोई डील पूरी होने पर चमक उठते हुए। मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद मैंने अपना आखिरी हिस्सा भी लिंजू की अप्रूवल जीतने
खाते में डाल दिया। मुझे लगता है मैं उसके इस्तेमाल से अपने दुख को सुन्न कर रहा था। चेयरमैन ऑफिस, जो लंबे समय से अंधेरा और खाली पड़ा था, आज व्यस्त है। थोड़ी देर बाद फ्रंट डेस्क से कॉल आती है। विक्टर चिन मुझसे मिलने आया है। विक्टर में कुछ काबिलियत तो है। उसने एक ही रात में पब्लिक अटेंशन को एंटरटेनमेंट न्यूज की तरफ मोड़ दिया और लिंजू और फेलिक्स वाली कहानी को लगभग दबा दिया। अब सिर्फ कुछ नेटाइजन्स ही इस पर बात कर रहे हैं। नतीजे में आज सुबह लोअर ग्रुप के स्टॉक को झटका लगा, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना डर था। फिर भी इसे ऐसे अनरिजॉल्व्ड नहीं छोड़ा जा सकता। इंटरनेट कभी नहीं भूलता। एक दिन कोई इसे फिर बाहर निकालेगा और जब यह दोबारा फटेगा तब दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज भी आग नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए लुओ फैमिली ने विक्टर को मुझसे नेगोशिएशन के लिए भेजा है। वे चाहते हैं कि मैं एक स्टेटमेंट जारी करूं। मैंने लिंजू को गलत समझा, हमने सुलह कर ली है और सब ठीक है। वे पहले चाहते थे कि लिंजू खुद आए और माफी मांगे, लेकिन क्योंकि वह कल रात के बाद से गायब है, लुओ फैमिली उससे संपर्क नहीं कर पाई। कोई और रास्ता न बचने पर उन्होंने विक्टर को भेज दिया। आखिर मैंने हमेशा पहले उसे फेस दिया था। विक्टर मुश्किल से येबो टावर के नीचे पहुंचा ही था कि वह अपने भाई बहनों, अपने भतीजों और भतीजियों और पुराने दोस्तों और जान पहचान वालों को पुलिस व्हीकल्स में भरे जाते देखता है। उन सबको ले जाने के लिए कई बड़ी पुलिस वैन्स लगती हैं। विक्टर अविश्वास में खड़ा रह जाता है। ये क्या हो रहा है? वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उन्हें रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है। क्या चल रहा है? तुम सबको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ब्रूनो बुरी हालत में दिख रहा है। जैसे ही वह विक्टर को देखता है, उसका चेहरा डेस्परेट राहत से भर जाता है। भाई मेरी मदद करो, जाओ यूएन काई से बात करो, उससे कहो हमें छोड़ दे। काइल और बाकी लोग भी बोल पड़ते हैं, अंकल हमें बचाइए, यूएन काई पागल हो गया है, उसने हम सब पर पुलिस बुला दी, उसे कहो हमें बाहर निकाले या लिंजू से कहो शादी कैंसिल कर दे। अब विक्टर पूरी तरह समझ जाता है कि यह क्या है। यूएन काई अभी भी गुस्से में है और वह उसका गुस्सा पूरे चिन परिवार पर निकाल रहा है। विक्टर अफसरों की तरफ मुड़ता है। रुको एक मिनट, मैं अब भी ऊपर जाकर यूएन काई से मिलता हूँ, मुझे बस एक पल दो, तुम सब ठीक हो जाओगे। लेकिन पुलिस उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वे सबको जबरदस्ती गाड़ियों में धकेल देते हैं और सायरन बजते हुए विक्टर से दूर निकल जाते हैं। विक्टर इतना गुस्से में है कि वह लगभग अपने शब्दों पर काबू खो देता है, लेकिन उसके पास टूटने का समय नहीं है। वह बिना रुके बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और तुरंत रोक दिया जाता है। सिर्फ मेरे इशारा देने के बाद ही विक्टर ऊपर आ पाता है और तब भी वह अकेला आता है। विक्टर अंदर चलता है, अब भी खुद को अधिकार वाले होने वाले ससुर की तरह लेकर। युआन काई, ये तुम्हारी तरफ से सही नहीं है। वे लोग तुम्हारे बड़े हैं और परिवार के रिश्तेदार हैं। अगर उन्होंने हद पार भी की तो तुम मेरे पास आते, मैं संभाल लेता। पुलिस को इसमें क्यों घसीटा? क्या सोफी इसके पीछे है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बार तुम लिंजू से शादी कर लोगे तो वे लोग तुम्हारा परिवार भी बन जाएंगे। तुम्हारे होने वाले बच्चे भी उनका खून साझा करेंगे। लेकिन वह गोद ली हुई लड़की अलग है, वह बाहरी है, अलग जड़ें, अलग खानदान। वह तुम्हारा नाम तक नहीं रखती। तुम उसकी तरफ कैसे खड़े हो सकते हो? लिंजू यह सुनकर खुश नहीं होगी। अभी पुलिस को फोन करो, उन्हें छोड़वाओ, मैं एक डिनर अरेंज करूंगा, तुम आओ, एक जाम उठाओ, माफी मांगो और हम इसे यहीं खत्म कर देंगे। मैं उसके इस प्रदर्शन को ठंडी मुस्कान के साथ देखता हूँ। विक्टर बोलता जाता है और आखिरकार उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह पूरे समय अकेले ही बोलता रहा। मैंने जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा। युएन काई, तुम कुछ कहोगे भी? ये एक छोटी बात है, अधिकारियों को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। छोटी बात? मैं झटक कर बोलता हूँ। विक्टर के पास हमेशा सच को मोड़ने का हुनर रहा है, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह। वह हमेशा लिंजू को मेरे ऊपर दबाव की तरह इस्तेमाल करता था, क्योंकि मैं लिंजू को नाराज करने से डरता था। विक्टर जो भी कहता मैं मान जाता और इसी ने कंपनी को आज इस हालत में पहुंचाया। तुम्हारे परिवार ने मिलकर इस कंपनी से करोड़ों का गबन किया, तुम उसे छोटी बात कहते हो? कार्यस्थल में गलत हरकतें भी छोटी बात? खुलेआम मेरे स्टाफ को परेशान करना, उन पर हाथ डालना, सब कुछ सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड है और फिर भी वह छोटी बात है। मैं मेज पर जोर से हाथ मारता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ, विक्टर को घूरते हुए। लेकिन सच कहूँ, इनमें से कुछ भी असली वजह नहीं है कि मैं इतना गुस्से में हूँ। इसकी जड़ ब्रूनो का सोफी के पीछे पड़ना है। इस जिंदगी में सोफी मेरे लिए सब कुछ है। वह एक लकीर है जिसे कोई पार नहीं करेगा। विक्टर इस विस्फोट से साफ तौर पर चौंक जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। मैं हमेशा उसके सामने इतना मानने वाला, इतना आज्ञाकारी, इतना आसानी से संभलने वाला रहा हूँ। मेरा यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा है क्या? मुझे पता ही नहीं था कि यह सब हो रहा है। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। अगर मैंने उन्हें चेतावनी दी होती तो यह सब कभी नहीं होता। विक्टर को पता नहीं था, ब्रूनो जो सबसे बड़ा हिस्सा चोरी करता था वह सीधा विक्टर को देता था। सबसे ज्यादा फायदा विक्टर ने ही उठाया। मिस्टर चिन, क्या आप सच में यह कह रहे हैं कि यहाँ गलती मेरी है क्योंकि मैंने नियम साफ तौर पर समझाए नहीं? क्या ये लोग 3 साल के बच्चे हैं? क्या इन्हें सच में सही और गलत का फर्क नहीं पता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। उन्होंने जो किया वह गलत था, बिल्कुल। लेकिन देखो, मेरी खातिर क्या तुम उन्हें छोड़ सकते हो? मैं गारंटी देता हूँ वे दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उसके साथ गोल गोल घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चिन परिवार के लोग नीचे जाएंगे, खासकर ब्रूनो। इस जिंदगी में वह बाकी जिंदगी जेल में बिता सकता है। मिस्टर चिन, खुद को मेहनत से बचाइए। मैं किसी को नहीं छोड़ रहा। मैंने तुम्हें यहाँ ऊपर आने दिया क्योंकि लुओ परिवार को एक चीज संभालनी है। अगर वह ठीक से नहीं संभली तो मैं लुओ परिवार के खिलाफ भी मामला दर्ज करूंगा। विक्टर बेवकूफ नहीं है। वह मेरी आवाज से सुन सकता है कि मैं उन्हें सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। वह अपने दिमाग में लिंजू पर चिल्ला रहा है। वह क्या सोच रही थी? ऐसे आदमी को साइड में रखकर उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा रिश्ता फेंक दिया और अब उसने पूरे चिन परिवार को भी अपने साथ डुबो दिया। युआन काई, बोलो, जो कहना है कहो। लुओ परिवार में शायद मेरी ज्यादा हैसियत नहीं है, लेकिन तुम जो भी कहोगे मैं उसका समर्थन करूंगा। जो सगाई के तोहफे मैंने लुओ परिवार को भेजे थे, गहने, आर्ट वर्क, एंटीक्विजेस, लुओ
परिवार वह सब कब वापस कर रहा है? विक्टर को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था मैं यहाँ लिंजू और फिलिक्स के बारे में जवाब मांगने आया हूँ। वह तो यह उम्मीद भी कर रहा था कि अगर लो परिवार सब ठीक से संभाल ले तो मुझे अच्छा महसूस होगा और सगाई फिर से बहाल हो सकती है, जिससे इस प्रक्रिया में चिन परिवार भी बच जाएगा। युएन काई, मेरी बात सुनो। फिलिक्स और लिंजू, उनके बीच सच में कुछ नहीं है। ये सब एक गलत फहमी है। हमने कल रात लिंजू को ढूंढ लिया था और हमने उससे गंभीर बात की। उसने सब समझा दिया। वह सच में फिलिक्स को छोटे भाई की तरह देखती है। तुम जानते हो लुआ परिवार कैसा है। लिंजू की सिर्फ एक छोटी बहन है, परिवार में कोई बेटा नहीं, इसलिए उसने फिलिक्स को भाई जैसी जगह दी। तुम दोनों साथ बड़े हुए हो। लिंजू तुमसे प्यार करती है, वह तुम्हें चोट पहुंचाने जैसा कुछ कैसे कर सकती है? विक्टर को कभी भी लिंजू और फिलिक्स का जिक्र नहीं करना चाहिए था। जिस पल वह करता है मैं फिर उसी रात में लौट जाता हूँ, अपने ही शादी वाले घर में, लिंजू और फिलिक्स को एक दूसरे से चिपके देखते हुए, और फिर लिंजू का फिलिक्स को बचाने के लिए मुझ पर हमला करना। मेरे अंदर जो चीज ठंडी पड़ चुकी थी वह फिर से जल उठती है। बस बहुत हुआ। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? क्या मुझे नहीं पता वह किससे प्यार करती है? मैं बाहर जाकर किसी से भी पूछने को कहता हूँ। अभी तुम्हारी अभी कही एक बात पर कौन विश्वास करेगा? विक्टर, मुझे कहना पड़ेगा मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारा वह मुंह वाकई कमाल है, तुम्हें असली काबिलियत है। उसके बिना मुझे शक है कि तुम लू फैमिली की मेज पर 5 मिनट भी टिक पाते। विक्टर से कभी इस तरह बात नहीं की गई। वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और मेरी तरफ उंगली उठाता है। उसकी उंगली गुस्से से कांप रही है। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। विक्टर का अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा। वह उंगली नीचे करो इससे पहले कि मैं किसी से उसे टुड़वा दूं। विक्टर मेरी आवाज की धार महसूस करता है। वह चुपचाप अपना हाथ नीचे कर लेता है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। युएन काई, मैं समझता हूँ एक आदमी की इज्जत ही सब कुछ होती है। जब कोई उस इज्जत को मिट्टी में मिला दे तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मैं लिंजू को यहाँ ला सकता हूँ और तुम जो भी फैसला करोगे वह मान लेगी। लॉ फैमिली उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहेगी। मैं खुद को सोचते हुए पाता हूँ कि विक्टर इस एहसास को आखिर समझ कैसे सकता है। क्या वह खुद इससे गुजरा है? क्या लिंजू की माँ ने कभी उसे धोखा दिया था? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। मुझे नहीं लगता तुम मेरी बात समझ रहे हो। लिंजू और मैंने पिछली रात सगाई खत्म कर दी। वह किससे प्यार करती है, वह आखिर में किसके साथ रहती है, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चेन फैमिली की हर चीज बिना छुई हुई वापस आएगी। मुझे बस यही कहना है, तुम जा सकते हो। जितने सालों से विक्टर मुझे जानता है यह पहली बार है जब उसे शुरू से अंत तक पूरी तरह चलाया गया है। इस बातचीत पर उसका एक बार भी नियंत्रण नहीं रहा। वह मुख्य वजह है जिसके लिए वह आया था अभी तक सामने भी नहीं आई और उसे पहले ही जाने को कहा जा रहा है। विक्टर अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करता है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात उठाना चाहता है, लेकिन ठीक उसी पल जॉइस ट्रांसफर अग्रीमेंट हाथ में लेकर वापस अंदर आ जाती है। वह विक्टर की तरफ देखती तक नहीं, वह सीधे मेरी तरफ भागती है। चेयरमैन, कृपया इसे एक बार और देख लीजिए। चेन ग्रुप शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट 25%। अगर सब कुछ सही लगे तो कृपया तुरंत हस्ताक्षर कर दीजिए। मैंने अभी जवाब भी नहीं दिया होता तभी विक्टर दस्तावेज पर झपटता है, उसे छीन लेता है और तेजी से पढ़ता है। क्या तुम चेन ग्रुप का 25% सोफी शेन को मुफ्त में ट्रांसफर कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं इसे कभी मंजूर नहीं करूंगा। और यह कहते ही विक्टर दस्तावेज को बीच से फाड़ देता है। मैं सच में हैरान होकर उसे घूरता हूँ। जॉइस को अब जाकर एहसास होता है कि कमरे में कोई और भी है। वह तुरंत इतनी लापरवाही से गोपनीय इंफॉर्मेशन घोषित करने पर पछताती है, लेकिन पूरी स्थिति इतनी असाधारण है। जॉइस को अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वह सपना देख रही हो। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त के लिए पूरा ट्रांसफर अग्रीमेंट 15 मिनट से कम समय में तैयार किया और वह इसे किसी भी बदलाव से पहले पक्का करना चाहती थी। वह बहुत ज्यादा उत्साहित है, सोफी के लिए बहुत खुश है और उसने अभी तक सोफी को बताया भी नहीं। जॉइस जानती है विक्टर कौन है, वह जानती है वह लिंजू का पिता है। वह अंदाजा लगा सकती है कि वह यहाँ क्यों आया है। जॉइस को पिछली रात हुई हर चीज पता है। उसे कभी लिंजू पसंद नहीं थी और धोखे के बारे में जानने के बाद वह और भी बुरा लगने लगा। वह लिंजू के पिता के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हें आपत्ति करने का अधिकार किसने दिया? बाहर निकलो। जॉइस गुस्से से जल रही है। उसने उस प्रिंट आउट पर बहुत मेहनत की थी, अब उसे दूसरा छापना पड़ेगा। अगर इस बीच मैं अपना मन बदल दूं तो? युएन काई, 25% कोई छोटी संख्या नहीं है। तुम्हें इसे ध्यान से सोच लेना चाहिए। जब लिंजू को यह पता चलेगा तुम दोनों के फिर से साथ आने की कोई संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। विक्टर एक चिंतित बड़े की शक्ल बनाए हुए है, लेकिन वह पूरी तरह अपने बारे में सोच रहा है। मैं 2 उंगलियां अपनी कनपटी पर रखता हूं और गुस्से को रोकता हूं। मैं जॉइस को दूसरी कॉपी छापने भेज देता हूं, फिर विक्टर की तरफ मुड़ता हूं। मिस्टर चिन, लिंजू और मैं खत्म हो चुके हैं। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा कि वह क्या सोचती है? क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि मैं उस औरत को चेन फैमिली की मालकिन बनाकर सिर पर बैठा हूं? युआन काई, अगर तुमने लिंजू को छोड़ दिया है तो मेरी एक और बेटी है, सेरिना लू कैसी रहेगी? लिंजू की छोटी बहन। बचपन से ही उसके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं थी, तुम्हें वह याद है ना? सेरिना लिंजू से ज्यादा नरम है, उसका चरित्र बेहतर है और सच कहूं तो वह उतनी ही खूबसूरत भी है। वह पिछले कुछ सालों से विदेश में थी, तुमने उसे हाल में नहीं देखा। वह एक कमाल की जवान लड़की बन चुकी है, पहले जैसी ही खूबसूरत, अपनी बहन से एक कदम भी पीछे नहीं। और मुझे पक्का पता है कि उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। उसने यूरोप के एक विमेंस स्कूल में पढ़ाई की, किसी पुरुष से कोई संपर्क नहीं। वह पूरी तरह अछूती है। क्या कहते हो अगर मैं उसे तुम्हें दे दूं? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्टर ऐसा कुछ लेकर आएगा। सेरिना, बेशक मैं उसे जानता हूँ। हम तीनों बचपन में लगातार साथ खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं सिर्फ लिंजू को ही देखता रहा। और सेरिना
सेरेना विदेश चली गई। मेरी पिछली जिंदगी में वह शादी के लिए एक बार वापस आई थी। समारोह खत्म होने के बाद वह वापस यूरोप उड़ गई। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था, नहीं, आखिरी बार जब मैंने उसकी आवाज सुनी थी, तब मैं पहले से वेजिटेटिव स्टेट में था। मुझे अब भी याद है सेरेना मेरे ऊपर गिर पड़ी थी, इतनी जोर से रो रही थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मुझे आखिर समझ आया कि सेरेना के दिल में भी मेरे लिए भावनाएं थीं। वह विदेश चली गई क्योंकि वह हर दिन मुझे खुलेआम लिंजू से प्यार करते हुए देख नहीं सकती थी। जब उसने सुना कि मैं लकवाग्रस्त हो गया हूँ तो वह वापस उड़कर आई और लिंजू से भयंकर लड़ाई की, यहाँ तक कि हाथापाई तक पहुंच गई। सेरेना मुझे इलाज के लिए विदेश ले जाना चाहती थी। लिंजू ने उसे रोक दिया। लिंजू ने सेरेना को मुझसे दोबारा मिलने पर पाबंदी लगा दी और आखिर में लिंजू ने किसी तरह सेरेना को फिर से देश से बाहर भिजवा दिया। उसके बाद सेरेना पूरी तरह गायब हो गई। अगर लू फैमिली के लिए मेरे अंदर अब भी थोड़ी बहुत सद्भावना बची है तो वह सिर्फ सेरेना की वजह से है। मुझे यकीन नहीं हो रहा विक्टर अपनी ही बेटी के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे वह सौदे के लिए रखी कोई चीज हो। यह घिनौना है। कोई हैरानी नहीं कि लिंजू वैसी निकली जैसी निकली। ऐसे पिता के साथ उसके पास कभी कोई मौका था भी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी क्या है? तुम उसे ऐसे ही सौंप देते हो जैसे वह कुछ भी नहीं। अभी इसी वक्त बाहर निकलो। इतनी बातें सुनने के बाद भी विक्टर अपनी जगह पर डटा रहता है। युएनकाई, बस इसके बारे में सोचो, ये दोनों फैमिलीज के लिए फायदा है। मैं डेस्क फोन उठाता हूँ और सेक्रेटरी को कॉल करता हूँ, सिक्योरिटी को ऊपर भेजो, इस आदमी को बाहर निकालो। आखिर में विक्टर को शारीरिक रूप से उठाकर बाहर ले जाया जाता है। उसके जाते ही सोफी सामने आ जाती है। युएनकाई, ये सब क्या था? खुद को इतना परेशान करना बंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। सिस्टर, तुम्हें अंदाजा नहीं वह आदमी कितना गुस्सा दिलाने वाला है। वह सच में भयानक है। अब मैं पूरी तरह समझता हूँ कि लिंजू वैसी क्यों निकली। सोफी मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके पतले हाथ धीरे से मेरे कंधों पर टिक जाते हैं, तनाव को दबाते हुए। मेरी माँ ऐसा किया करती थी। जब भी मेरे पिता गुस्से में होते थे वह बिल्कुल ऐसे ही उनके पीछे खड़ी हो जाती थी और उनके कंधों की गांठ खोल देती थी। उनके स्पर्श के नीचे उनका गुस्सा हमेशा गायब हो जाता था। सोफी धीरे से कहती है, सब खत्म हो गया, वह चला गया। आगे से हमारा लू फैमिली से ज्यादा लेना देना नहीं होगा। आंखों से दूर, दिमाग से दूर। मुझे पता है, धन्यवाद। वैसे कंपनी में सब कैसा चल रहा है? चिन फैमिली वाली तरफ सब संभाल लिया गया, जो कुछ संभालना था संभाल लिया गया। लीगल टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। जब खबर फैली कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी कंपनी प्रैक्टिकली पटाखे फोड़ना चाहती थी। ये सुनकर मेरे सीने में कुछ शांत हो जाता है। मैं ऊपर हाथ बढ़ाकर सोफी का हाथ पकड़ लेता हूँ। सिस्टर, ये सब मेरे बनाए हुए मैस की वजह से हुआ। मैंने इस कंपनी में हर किसी को यह सब झेलने पर मजबूर किया, खासकर तुम्हें। मैंने लगभग तुम्हारे साथ कुछ भयानक होने दिया। ये कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। जब तक तुम ठीक हो मैं कुछ भी सह सकती हूँ। सोफी जब इतनी नरम होती है मैं उसे कभी ठीक से संभाल नहीं पाता। बाकी सबके लिए वह भयंकर अछूती ब्लैक रोज है, लेकिन मेरे सामने वह हमेशा नरम रहती है। सिस्टर, मैं हेडक्वार्टर्स में सबको 25% रेज देने की प्लानिंग कर रहा हूँ, साथ में 1 महीने का बोनस भी। इसे उस सब की भरपाई समझो जो उन्होंने सहा। तुम्हें क्या लगता है? सोफी एक पल के लिए भी नहीं रुकती। वह तुरंत सिर हिला देती है। बिल्कुल, तुम अपने पहले असली दिन पर आते हो, सारी सड़ांत साफ कर देते हो और उसके ऊपर सबको रेज भी दे देते हो। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसकी मंजूरी मेरे चेहरे पर असली मुस्कान ले आती है। सिस्टर, एक और बात है और तुम्हें हाँ कहना होगा। कंपनी से जुड़ी किसी भी चीज में मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, तुम्हें यह पता है। सिस्टर, तुमने वादा किया था। वादा मतलब वादा। सोफी सिर हिलाती है। हमेशा, खासकर जब बात तुम्हारी हो। मैं अपने चेहरे पर छोटी सी चालाक मुस्कान आने देता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर बाद जॉयस शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर वापस अंदर आती है। इस बार वह कुछ नहीं कहती, वह बस सोफी की तरफ देखती है और उसे आंख मारती है। मैं दस्तावेज लेता हूँ, उसे थोड़ी देर देखता हूँ और बिना झिझक हस्ताक्षर कर देता हूँ। फिर मैं टेक्स्ट ढकते हुए पेन सोफी को देता हूँ और उससे भी हस्ताक्षर करने को कहता हूँ। सोफी उलझन में है, लेकिन उसे भरोसा है कि उसका भाई और उसकी सबसे करीबी दोस्त कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। वह साफ तरीके से हस्ताक्षर कर देती है। सब कुछ पूरा होने के बाद जॉयस राहत की लंबी सांस छोड़ती है। वह मुश्किल से खुद को रोकते हुए उत्साह के साथ सोफी के पास भागती है। बधाई हो, अब तुम इस प्रोविंस की सबसे अमीर औरत हो। जॉयस ऐसी लग रही है जैसे उसने खुद 100 बिलियन जीत लिए हो। दूसरी तरफ सोफी को अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सोफी जल्दी से दस्तावेज खोलती है। कवर पर साफ लिखा है शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और प्रतिशत 25 है। चेन ग्रुप का 25%। उस इंसान के रूप में जो सच में इस कंपनी को चला रही थी, सोफी किसी भी इंसान से बेहतर जानती है कि चेन ग्रुप के 25% की क्या कीमत है। वह पूरी तरह खोई हुई नजरों से मेरी तरफ देखती है। युएनकाई, यह क्या है? तुम मुझे शेयर्स क्यों दे रहे हो? मैं मुस्कुराता हूँ। सिस्टर, तुमने वादा किया था, तुमने कहा था तुम मेरे हर फैसले का साथ दोगी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा देना ये तुम्हें बहुत बड़े नुकसान में डाल देता है। इस वक्त चेन फैमिली के पास ग्रुप का 85% है, 10% ओपन मार्केट में है, 5% दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। अगर तुम मुझे 25% दे देते हो तो मैं पूरे ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाऊंगी और उसके बाद कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा? कौन मुझे फिर कभी अडॉप्टेड डॉटर कहेगा? 25% के साथ मैं पूरे सिटी हैंग की सबसे ताकतवर औरत बन जाऊंगी। मेरे चेहरे का भाव बदल जाता है, मैं पूरी तरह गंभीर हो जाता हूँ। सिस्टर, एक शर्त है। जॉयस चौंक जाती है। क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे शादी तो नहीं करने वाले, है ना? मेरा अंदाजा है शेयर्स आखिर में वापस चेन फैमिली में ही आ जाते किसी भी तरह। सोफी यह सुनती है और वही निष्कर्ष निकालती है, लेकिन असहज दिखने के बजाय उसके चेहरे पर कुछ शांत उम्मीद जैसी चीज आ जाती है। जॉयस ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे हंसा दिया। मैं सीधा चेहरा बनाए नहीं रख पाता।
तुम दोनों क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हें वैसा इंसान लगता हूँ? तो फिर शर्त क्या है? बिना कमिटमेंट के फायदे। तुम बहुत बुरे हो। जॉयस की बातें मुझे इतना अचानक पकड़ लेती हैं कि मुझे खांसी शुरू हो जाती है। सोफी तुरंत मेरे लिए वाटर लेकर आती है। जॉयस सोफी को चलते हुए देखती है और सोचती है कि वह इससे ज्यादा तैयार लग रही है। शायद उसके अंदर यह एहसास बहुत लंबे समय से था। शायद चेन परिवार उसे शुरू से ही एक बाल दुल्हन की तरह तैयार कर रहा था। यह बात सोफी के दिल में कहीं गहराई से जाकर लगती है, क्योंकि सच कहें तो यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ ने एक बार यह बात सीधे सोफी से कही भी थी, लेकिन मेरे पिता ने मना कर दिया था। उन्होंने मेरी माँ को पुराने जमाने की सामंती सोच रखने के लिए डांटा था, बिना एक बार भी यह सोचे कि खुद सोफी क्या चाहती थी। लेकिन सोफी तैयार थी। वह बस तब बहुत छोटी थी यह जानने के लिए कि इसे कैसे कहे। फिर मेरे पिता और इलेनार लू ने पलटकर मेरे और लिंजू के बीच बचपन की सगाई तय कर दी, जिसने मेरी माँ को गुस्से से भर दिया। अब जोर से बाल दुल्हन वाले शब्द सुनकर मुझे फिर से तेज खांसी आने लगती है। सोफी सच में परेशान होकर मुझे देखती है। वह जॉयस की तरफ मुड़ती है। तुम क्या बोल रही हो? बस करो। जॉयस अपना सीना पकड़ लेती है और सबसे नाटकीय चेहरा बना लेती है। ओह नहीं, हमारी ब्लैक रोज लाल हो गई है। इस रोमांस की खुशबू सच में मुझे मार रही है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। जॉयस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही मैं उसे हिलते देखता हूँ, मैं तुरंत खांसना बंद कर देता हूँ। मिस वांग रुको, मैं अब भी खत्म नहीं हुआ। सोफी और जॉयस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को एहसास हो जाता है कि यह छोटी बात नहीं है। उन 25% शेयर्स के अलावा मैं सोफी को जनरल मैनेजर नियुक्त कर रहा हूँ। उसके पास हर डिपार्टमेंट पर पूरा अधिकार होगा। बिजनेस डिसीजंस, पर्सनल अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ सोफी के जरिए जाएगा। उसे अब किसी भी चीज के लिए मेरी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, मैं कंपनी का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल सोफी को सौंप रहा हूँ, जबकि मैं चेयरमैन के रूप में आरामदायक फिगर हेड बना रहूंगा। जॉयस के चेहरे पर खुली मंजूरी फैल जाती है। आखिरकार यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सोफी हमेशा से यह कंपनी चला रही थी और उसका टाइटल बस वाइस प्रेसिडेंट था। इससे उसके हाथ हर समय बंधे रहते थे। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए निकल गई क्योंकि उसे तुम्हारे सिग्नेचर का इंतजार करना पड़ता था। यह सही फैसला है। सोफी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज मेरी यहाँ आने की वजह उसके रास्ते की हर रुकावट हटाना, उसे शेयर्स देना और उसे असली ताकत सौंपना होगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जॉयस समझ जाती है कि सोफी को मेरे साथ अकेले पल चाहिए। वह तुरंत निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। ठीक है, तुम दोनों जारी रखो। मैं अब भी अपॉइंटमेंट नोटिस तैयार करने जा रही हूँ। ये जल्द ही चेन ग्रुप के ऑफिशियल नाम से जारी होगा। चेयरमैन, साइन करने के लिए तैयार रहना। समझ गया। लोग सही कहते हैं। जो इंसान किसी औरत को सबसे अच्छे से समझता है, वह हमेशा उसका पति नहीं होता। ज्यादातर बार वह उसकी सबसे करीबी दोस्त होती है। बस दुआ करो कि वह कोई आदमी ना हो। जैसे ही जॉयस चली जाती है, सोफी खुद को मुझ पर फेंक देती है और आंसू एक साथ निकल आते हैं। मैं अपनी बाहें उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लेता हूँ और हम एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है और शुरुआत कहाँ से करें, इसका कोई अंदाजा नहीं। इस पल में खामोशी उन शब्दों से ज्यादा कहती है जो कभी कह सकते थे। मैं सोफी से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आता। सोफी उस खुशी से भरी हुई है जो कुछ खो जाने के बाद दोबारा मिलने पर महसूस होती है। अंदर ही अंदर वह लगभग लिंजू की शुक्रगुजार है, उसकी लापरवाही और अंधेपन की शुक्रगुजार। सोफी थोड़ा पीछे हटती है और धीरे से पूछती है, युएनकाई, मुझे ये शेयर्स देकर क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं एक दिन किसी और से शादी कर सकती हूँ? मैं अपना हाथ उठाता हूँ और धीरे से उसकी बालों में उंगलियां फेरता हूँ। काले बालों की लटों को अपनी उंगलियों के चारों तरफ घूमने देता हूँ और पूरी सच्चाई के साथ कहता हूँ, मुझे डर नहीं है। जो मैं तुम्हें देता हूँ वह तुम्हारा है। अगर तुम कभी किसी और से शादी भी कर लो तो उन शेयर्स को अपना दहेज समझना। सोफी के चेहरे का भाव बदल जाता है। वह थोड़ी नाराज हो जाती है। वह मेरी कमर की नरम त्वचा को जोर से चुटकी काटती है। अच्छा, तो फिर वह मुंह फुलाकर कहती है, मैं किसी को ढूंढकर शादी कर लूंगी। बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। मैं दांत भींचते हुए बोलता हूँ, दर्द हो रहा है बहन। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। कोई दहेज नहीं। सोफी और जोर से चुटकी काटती है। तुमने अभी क्या कहा? दोबारा कहो। सिटी हैंग में कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। मशहूर ब्लैक रोज, वह औरत जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बिना किसी अपवाद के ठंडी और निर्दयी है, यहाँ इस तरह मुंह फुलाकर खड़ी है। अगर कोई यह देख ले तो कोई यकीन नहीं करेगा कि यह सच है। वह खत्म होने से पहले मुझे कई बार और चुटकी काटती है। मेरी कमर के दोनों तरफ निशान पड़ने वाले हैं। अब मुझे ठीक से समझ आ गया है कि मुझसे कहाँ गलती हुई। आंखों में आंसू लेकर मैं कहता हूँ, बहन, तुम हमेशा चेन परिवार हो। इस जिंदगी में और अगली में भी हमारे पास सिर्फ एक दूसरे हैं। तुम मेरा ख्याल रखती हो और हमेशा रखती रहो। सोफी अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लेती है और जोर से रो पड़ती है। उसने इस पल का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, इतना लंबा कि उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। सिसकियों के बीच वह किसी तरह कह पाती है, हाँ, हमेशा साथ, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं पीछे हटता हूँ और पूरी गंभीरता से उसकी तरफ देखता हूँ। बहन, वादा एक वादा होता है। मुझे धोखा मत देना। मैं एक और धोखा सह नहीं सकता। सोफी एकदम शांत हो जाती है। वह महसूस कर सकती है कि मेरे मुंह से निकलने वाले हर शब्द में कितनी कच्ची पीड़ा है। वह दर्द मांस और हड्डियों के पार पहुंचता है और वह उसे खुद के अंदर महसूस करती है। सोफी नहीं जानती क्या कहे। इसी बीच लिंजू को यह तक नहीं पता कि वह सोई कैसे। वह पूरी रात घंटों रोती रही। जब वह आखिरकार मुझे कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है, फेलिक्स का नंबर आ जाता है। लाइन के दूसरी तरफ फेलिक्स रो रहा है। उसकी आवाज बेबस है। लिंजू, हॉस्पिटल पहुंचो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लाइन कट जाती है। फेलिक्स, क्या हो रहा है? मुझसे बात करो, क्या गलत है? लिंजू समझ जाती है कि वह जा चुका है। वह अपनी चाबियां उठाती है और भागती है, अभी भी सफेद एंगेजमेंट ड्रेस में। एक बार फिर वह फेलिक्स के लिए सब कुछ छोड़ देती है
है और मुझे बिना एक पल सोचे पीछे छोड़। जब लिंजू अस्पताल पहुंचती है, फेलिक्स पूरी तरह बिना नुकसान के होता है, बस फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ अस्थिर दिख रहा होता है। एलेनोर लुओ उसके सामने बैठी होती है। लिंजू भागकर एलेनोर के पास जाती है। परेशानी उसके पूरे चेहरे पर लिखी होती है। दादी, यह क्या है? आप फेलिक्स को इस सब से क्यों गुजार रही हैं? वह अब भी बस एक एक्सीडेंट में था, वह अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ। एलेनोर अपनी पोती को घूरती है, उस तरह जैसे किसी ऐसे इंसान को देखा जाता है जिसकी मदद नहीं की जा सकती। इस लड़की के साथ क्या गलत है? फेलिक्स बिल्कुल ठीक दिख रहा है। एलेनोर उसकी तरफ इशारा करती है और लिंजू की तरफ मुड़ती है। आखिर इस लड़के को चोट कहाँ लगी है? उसे कुछ खरोंचे हैं, बस इतना ही। और तुमने इस इंसान को लो फैमिली और चेन फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ कर देने दिया। मेरा सच में मन कर रहा है तुम दोनों को जोर से झकझोर दूं। लिंजू हैरान रह जाती है। वह करीब जाकर फेलिक्स को ध्यान से देखती है और सच में उसके चेहरे और हाथों पर बस कुछ छोटी खरोंचे हैं। आयोडीन ने सब कुछ असलियत से ज्यादा खराब दिखाया था। पिछली रात वह ठीक से देखने के लिए बहुत घबराई हुई थी। अब आयोडीन फीकी पड़ चुकी है और तस्वीर साफ है। वहां मुश्किल से कोई घाव है जिसके बारे में बात की जाए। सबसे खराब बस एक जगह है जहां स्किन मुश्किल से टूटी थी। लिंजू का दिमाग तुरंत उस खून की तरफ जाता है जो मैंने वेडिंग हाउस में खांसा था। किसी इंसान को इतना खून बहाने जितना दर्द होने के लिए कितना दर्द चाहिए होता है, और यहाँ वह फिर से है, फेलिक्स के पास भागती हुई जिस पल उसने कॉल किया, जबकि वह मुझे ढूंढने और माफी मांगने जाने की प्लानिंग कर रही थी। वह क्या कर रही है? और फिर भी फेलिक्स के बारे में कुछ अब भी अलग महसूस होता है। अब भी उसे अपनी तरफ खींचता है, ये जानते हुए भी कि उसने इस बार उसे धोखा दिया, ये जानते हुए भी कि इससे कितना नुकसान हुआ। वह अब भी मानती है कि उसके पास वजहें रही होंगी। मैं युआन काई के साथ की सिचुएशन खुद हैंडल करूंगी, मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगी, लेकिन फेलिक्स मेरी प्रोटेक्शन में है, मैं किसी को उसे छूने नहीं दूंगी। वह फेलिक्स का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाने लगती है। उसी पल विक्टर अंदर आता है। वह अब भी अभी चेन ग्रुप से आया होता है। वह समय पर अस्पताल वापस पहुंचता है ताकि लिंजू को फेलिक्स के साथ जाते हुए देख सके। वह उसकी तरफ देखता है और एक छोटे पल के लिए उसके चेहरे पर घृणा जैसी कुछ चीज गुजरती है। फिर वही जाना पहचाना नरम हार्मलेस एक्सप्रेशन वापस आ जाता है। लिंजू, युआन काई इस बार सच में गुस्से में है। उसके इतना करीब रहना तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। लिंजू विक्टर को पूरी तरह इग्नोर कर देती है जैसे वह वहां है ही नहीं, और फेलिक्स को कमरे से बाहर ले जाती है। विक्टर एलेनोर के पास जाता है और पछतावे से भरे चेहरे के साथ बोलता है, माँ मुझे माफ कीजिए। युआन काई के साथ की सिचुएशन वैसी नहीं गई जैसी मैंने उम्मीद की थी। वह डिसोल्यूशन को लेकर सीरियस है और वह डिमांड कर रहा है कि हम बेट्रोल गिफ्ट्स वापस करें। वह एलेनोर को चेन ग्रुप में जो हुआ उसका छोटा समरी देता है, उस हिस्से को छोड़कर जहां चिन फैमिली के मेंबर्स को पुलिस द्वारा ले जाया गया था। एलेनोर को जैसे पहले से पता था कि इसका अंत कैसे होगा। वह कोई सरप्राइज नहीं दिखाती। मुझे पता है तुमने जो कर सकते थे वह किया। ऑनलाइन सिचुएशन तुमने अच्छे से मैनेज की। हमारे और चेन फैमिली के बीच जो हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है। लिंजू के अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले लो फैमिली ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें अनाउंस किया गया था कि फेलिक्स को फॉर्मली लो फैमिली द्वारा अडॉप्ट किया गया है और वह और लिंजू भाई बहन है। उनकी नजदीकी को बस एक गहरे सिबलिंग बॉन्ड के रूप में समझाया गया। फिर लो फैमिली ने ऑनलाइन नैरेटिव को मोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को पैसे दिए। कुछ लोगों को छोड़कर जो सच जानते हैं और छोड़ने से इनकार करते हैं, पब्लिक का एक हिस्सा पहले ही आगे बढ़ चुका है। वह लड़का युआन काई, वह हमेशा इतना समझदार था। मुझे सच में वह पसंद था। कितना दुख की बात है। बेट्रोल गिफ्ट्स वापस करो। लो फैमिली की रेपुटेशन पहले ही कीचड़ में है। हम इसके ऊपर चोर कहलाना और नहीं जोड़ सकते। एलेनोर के शांत पछतावे वाले एक्सप्रेशन को देखकर विक्टर बोलता है, माँ लिंजू हमारा इकलौता ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अब भी सेरेना है। एलेनोर अचानक उसकी तरफ मुड़ती है। वह अचानक नोटिस करती है कि विक्टर का दिमाग तेज चलता है जब वह चाहता है, बिल्कुल उस पैसिव बेढंगे आदमी जैसा नहीं जो वह आम तौर पर दिखता है। एलेनोर उसे ऐसे देखती है जैसे पहली बार देख रही हो। जहां तक लिंजू की बात है, जिस पल वह फेलिक्स को कमरे से बाहर निकालती है वह उसे जमीन पर धक्का दे देती है। मुझे बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें कोई अंदाजा है तुम्हारे लिए यहाँ आने की कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ी है? तुमने लगभग मुझे बर्बाद कर दिया है। लिंजू आंसुओं के किनारे पर है। एक दिन और सब कुछ टूट गया। सब फेलिक्स के झूठों की वजह से, और उसे यह सब अकेले उठाना पड़ा है। टूटी हुई एंगेजमेंट, सालों का प्यार रातों रात खत्म, लो फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद, कंपनी एक कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस का सामना कर रही है, और सबसे बुरी बात, इंटरनेट उसे हर गंदे नाम से बुला रहा है जिसकी कल्पना की जा सकती है। हर गंदगी सीधा उसी पर फेंकी जा रही है, और जिसने यह सब किया वह उसकी प्रोटेक्शन के पीछे सुरक्षित छुपा हुआ है। लिंजू, फेलिक्स कहता है। उसकी आवाज उस चीज से तनी हुई जो गहरे अन्याय जैसी लगती है। उसका गला भर आता है, शब्द बाहर नहीं निकलते। लिंजू नरम पड़ जाती है उसे देखते हुए। उसकी आवाज अपनी धार खो देती है। रोना बंद करो, मैं अभी तक खुद भी नहीं रोई हूँ। उसकी नाराजगी कम होती महसूस करके फेलिक्स आगे बढ़ता है अपनी सबसे दयनीय आवाज के साथ। मुझे पिछली रात एंगेजमेंट के बारे में पता चला। युआन काई मुझे पसंद नहीं करता। उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया, इसलिए मैं अकेले एक बार गया और बहुत ज्यादा पी ली। घर लौटते समय मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने टक्कर मार दी। एक पासर बाय ने एम्बुलेंस को कॉल किया और मुझे अस्पताल पहुंचाया। नर्स ने तुम्हें वह कॉल किया। मेरा कभी भी तुम्हारा बैंक्वेट बर्बाद करने का इरादा नहीं था, मैं बस दुखी था। मैंने बहुत ज्यादा पी ली और उठा बिना यह जाने कि क्या हुआ था। तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने झूठ बोला? फेलिक्स के खत्म करने के बाद लिंजू उसके बारे में सोचती है। ये सच है कि फेलिक्स ने पिछली रात उसे पर्सनली कॉल नहीं किया था, जिसका मतलब है कि उसने
उससे झूठ नहीं बोला। नर्स शायद फेलिक्स के परिवार में किसी तक पहुंच नहीं पाई होगी। फेलिक्स ने अपने कॉन्टैक्ट्स में लिंजू को बहन के नाम से रखा हुआ था, इसलिए नर्स ने उसे कॉल किया। किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पेपर वर्क पर साइन कर सके। फेलिक्स एक अनाथ है। पूरे सिटी हैंग में लिंजू ही अकेली इंसान है जो उसके पास है। इस तरह सोचने पर लिंजू का ज्यादातर गुस्सा उतर जाता है। ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने गलत समझा। जब चीजें शांत हो जाएंगी मैं युआन काई को तुमसे मिलने लाऊंगी, हम तुम्हें डिनर पर ले जाएंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। युआन काई को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस वह मुझसे नाराज ना हो। फेलिक्स चमक उठता है मुझे देखने के ख्याल से सच में एक्साइटेड दिखता हुआ। लिंजू हाथ उठाती है और उसके चेहरे पर लगी खरोंच को धीरे से छूती है। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करते हो। अब घर जाओ, कुछ दिनों तक आराम करो। ठीक हो जाने के बाद काम पर वापस आना। मैं ठीक हूँ। ये कुछ भी नहीं है। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम्हारा वफादार असिस्टेंट तुम्हारे साथ रहना चाहिए। जरूरत नहीं, मैं घर जा रही हूँ कपड़े बदलने, फिर मैं युआन काई को ढूंढने जाऊंगी। मुझे उसे सब कुछ समझाना है। एक बार वह शांत हो गया, ये सब पीछे छूट जाएगा। तब तो मुझे जरूर आना चाहिए। मैं युआन काई से सामने से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सब कुछ समझाऊंगा और गलतफहमी दूर करने में मदद करूंगा। मुझे चीजों को पहले जैसा करने में मदद करने दो। लिंजू इसके बारे में सोचती है और तय करती है कि उसकी बात में दम है। फेलिक्स को साथ ले जाना और उसे सीधे समझाने देना उसे कहीं ज्यादा कन्विंसिंग होगा जितना वह अकेले कह सकती थी। वह सिर हिलाती है। ठीक है, पहले मेरे साथ घर चलो, लेकिन कार में इंतजार करना। मुझे ऊपर जाकर कपड़े बदलने हैं। फेलिक्स मानता नहीं। मेरे कपड़े कल खराब हो गए थे। मैंने तुम्हारे घर पर एक एक्स्ट्रा सेट छोड़ा था। सही, मुझे भी ऊपर आकर बदल लेने दो। युआन काई के सामने इस हालत में जाना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। लिंजू हिचकिचाती है। उसे वे फोटोज याद आते हैं। पूरा डिजास्टर इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि फेलिक्स उसके कमरे में था। फेलिक्स इसका अंदाजा लगा लेता है और समझाता है, हम भाई बहन हैं। अगर हम दूसरों की सोच की वजह से एक दूसरे से बचने लगे तो क्या इससे हम गिल्टी नहीं दिखेंगे? हम नेचुरली बिहेव करेंगे, इसी तरह हम शक रोकेंगे। लिंजू को उसकी बात में लॉजिक दिखता है, लेकिन फिर भी वह बेचैन महसूस करती है। फेलिक्स उसे मना करने का मौका नहीं देता। वह उसका हाथ पकड़ता है और चल पड़ता है। आधे घंटे बाद वे दोनों लिंजू के उस बड़े अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं जो उसके फैमिली होम के बाहर है। एक और घंटा गुजरता है। दोनों कपड़े बदल चुके हैं। वे साथ में लिंजू के अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। उसी समय लिंजू और फेलिक्स की फोटोज का एक नया सेट इंटरनेट पर फट पड़ता है। इंटरनेट की हर जगह मौजूद आंखों ने सब कुछ पकड़ लिया है। पहले हॉस्पिटल में वे दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए हुए। लिंजू फेलिक्स के चेहरे को साफ टेंडरनेस के साथ देखते हुए जब वह उसके घावों को छूती है। कुछ एंगल से ऐसा लगता है जैसे वे किस कर रहे हो। फिर फेलिक्स लिंजू का हाथ पकड़े हुए जब वे हॉस्पिटल कॉरिडोर से ऐसे गुजरते हैं जैसे बाकी दुनिया मौजूद ही नहीं है। और आखिर में लिंजू फेलिक्स को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट ले जाती हुई और बाद में दोनों साथ बाहर निकलते हुए, दोनों नए कपड़ों में। इंटरनेट फिर से पूरी तरह पागल हो जाता है। गुस्से की इस नई लहर से भरे हुए नेटिजन्स मास में ल्यू ग्रुप के स्टॉक बेचने लगते हैं। प्राइस फ्री फॉल में गिर जाती है। ये सब लिंजू या फेलिक्स तक नहीं पहुंचता। फेलिक्स ने अपना फोन नहीं देखा। लिंजू ड्राइव कर रही है और अपना नहीं देख सकती। मजेदार बात यह है कि फेलिक्स ज्यादा बॉस की तरह बिहेव करता है और लिंजू उसकी सेक्रेटरी की तरह। वे चेन ग्रुप बिल्डिंग पहुंचते हैं। इस बार कोई भी लिंजू को रोकने की हिम्मत नहीं करता। वह यहाँ बहुत बार आ चुकी है। वह प्रैक्टिकली यहाँ की फिक्सचर बन चुकी है। लू फैमिली और चेन फैमिली के बीच का सारा लिएजन वर्क वही संभालती थी। आखिरकार जब टर्म्स नेगोशिएट करने की बात आती थी, लिंजू हमेशा वही होती थी जो अपनी साइड के लिए ज्यादा निकलवा सकती थी। मेरा चेयरमैन ऑफिस कभी कभी प्रैक्टिकली उसका बन चुका था। वह काफी समय से चेन फैमिली की एसेट्स संभालने की तैयारी कर रही थी। लिंजू बिना एक भी रुकावट के अंदर चली जाती है, लेकिन एम्प्लॉइज उसे सिर्फ ठंडी निगाहें देते हैं, खासकर क्योंकि वह फेलिक्स को भी अपने साथ लाई थी। उनके प्राइवेट ग्रुप चैट्स में कमेंट्स जहरीले हैं। इस औरत की हिम्मत तो देखो, अपने साइड पीस को सीधे हमारी बिल्डिंग में ले आई। क्या उसे युआन काई के पूरी तरह गुस्सा खो देने का डर नहीं है? सोफी की सेक्रेटरी लू चिंगचिंग दरवाजा रोकती है। तुम अंदर नहीं जा सकती। चेयरमैन और जनरल मैनेजर मीटिंग में है। फेलिक्स आगे बढ़ता है। तुम्हें पता भी है यह कौन है? तुम सच में चेयरमैन की फियंसे को रोकने जा रही हो? काफी हिम्मत है तुम्हारी। वह लू चिंगचिंग को एक तरफ धक्का देता है और लिंजू के लिए रास्ता साफ करता है। यह ऑफिस सिर्फ लिंजू के लिए फेमिलियर नहीं है। फेलिक्स भी इसे उतना ही जानता है। वे दोनों यहाँ कई बार आ चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उनमें से कोई यहाँ मेरा सामना करने आया है। फेलिक्स इस जगह को ऐसे ट्रीट करता है जैसे यह पहले से उसकी हो। वह नॉक करने की भी परवाह नहीं करता। वह सीधे अंदर चला जाता है। मैं चेयरमैन चेयर पर बैठा हूँ जब वे अंदर आते हैं। लिंजू अंदर आती है और रुक जाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लिंजू के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसके होंठ कांप रहे हैं। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती हैं। मेरी नजर में सिर्फ बेहिसाब नफरत है। अपनी पिछली जिंदगी में लिंजू और फेलिक्स ने मुझे मरने तक तड़पाया था। अब हम तीनों फिर एक कमरे में हैं, लेकिन मैं अब वह आदमी नहीं हूँ जिसने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। मेरे अंदर उसके लिए अब कोई प्यार नहीं बचा है और बिना प्यार के चोट देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। मैं सपाट आवाज में कहता हूँ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। इससे पहले कि लिंजू कुछ कहे, फेलिक्स बीच में बोल पड़ता है, युआन काई, लिंजू इतनी दूर सिर्फ माफी मांगने आई है। ये सब एक गलत फहमी है। तुम लिंजू के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो? फेलिक्स की आवाज सुनते ही मेरा पेट मचलने लगता है। एक बड़ा आदमी बेबस बनने का नाटक कर रहा है, उस नरम मनाने वाले अंदाज में बात कर रहा है। मैं सच में समझ नहीं पाता कि लिंजू ऐसे इंसान में क्या देखती है। क्या कमजोरी उसके अंदर बचाने वाली भावना जगा देती है? मैं अपना चेहरा सख्त रखता हूँ और आवाज
आवाज ठंडी, अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें निकलवाऊंगा। जब तक खुद जा सकते हो निकल जाओ और अगली बार नॉक करना। इतना काफी है लिंजू का संतुलन तोड़ने के लिए। उसे मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक रात दूर और सब कुछ बदल गया। वह घायल आंखों से मुझे देखती है। युएन काई, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम सच में मुझे जाने के लिए कह रहे हो? तुम्हें उसे जाने के लिए कहना चाहिए। क्या तुम भूल गए जो तुमने मुझसे वादा किया था? तुमने कहा था कि तुम सोफी से दूरी रखोगे। मेरी आवाज गरज उठती है। बाहर फेलिक्स माहौल समझ जाता है। वह लिंजू को दरवाजे की तरफ खींचता है। लू चिंग माफी के साथ दिखाई देती है। मुझे माफ कीजिए चेयरमैन, जनरल मैनेजर, मैं इन्हें रोक नहीं पाई। जाओ और सिक्योरिटी और रिसेप्शन को साफ बता दो। इस पल से मेरी साफ अनुमति के बिना लिंजू, लू और जिसे भी वह साथ घसीट कर लाए उन्हें इस बिल्डिंग में आने की इजाजत नहीं है। समझ गई चेयरमैन, मैं अब भी सबको नोटिफिकेशन दे दूंगी। लू चिंग मुड़कर चली जाती है और जाते हुए दरवाजा बंद कर देती है। बाहर निकलते वक्त वह लिंजू और फेलिक्स को तिरस्कार से भरी नजर देती है। आखिर में फेलिक्स ही नॉक करता है, इजाजत का इंतजार करता है और फिर लिंजू को वापस अंदर लाता है। वह पहले इस कमरे में ऐसे आती थी जैसे यह उसका हो। अब उसे नॉक करना पड़ रहा है और इंतजार करना पड़ रहा है। यह बदलाव इतना बड़ा है कि वह इसे समझ भी नहीं पा रही। अंदर सोफी अब वहां नहीं बैठी जहां वह पहले थी। वह चुपचाप मेरे पीछे खड़ी है, अपने हाथ मेरे कंधों पर दबा रही है। ये नजारा लिंजू के शरीर की हर नस में चुभ जाता है, लेकिन इस बार वह अंदर नहीं टूटती। वह अपनी आवाज नरम रखती है। युएन काई, मुझे पता है मैंने कल रात जो किया वह गलत था। मैं माफी मांगने आई हूँ। मैं घबरा गई थी। फेलिक्स बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल ने मुझे बताया था कि उसकी चोटें गंभीर हैं। इस वक्त मैं हल्की अम्यूजमेंट के साथ उसके पार देखता हूँ। फिर तुम्हारे पीछे खड़ा यह पूरी तरह स्वस्थ एनर्जेटिक इंसान कौन है? फेलिक्स बिल्कुल ठीक दिख रहा है। लिंजू मेरी आंखों में मजाक पकड़ लेती है और उसका भरोसा डगमगा जाता है। उसे पछतावा होता है कि वह उसे साथ लाई। मैं बोलता रहता हूँ, मुझे सिटी हैंक सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर उसे कुछ नहीं हुआ था तो उन्होंने तुम्हें क्यों कॉल किया कि वह गंभीर रूप से घायल है? और एक बात और, अगर फेलिक्स बेहोश था तो हॉस्पिटल को तुम्हारा प्राइवेट नंबर कैसे मिला? लिंजू के पास कोई जवाब नहीं है। पहले वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने यह सब सोचा ही नहीं। अब मेरे सवाल उसके सामने रखे जाने पर कुछ उसके दिमाग में क्लिक करता है। वह फेलिक्स की तरफ मुड़ती है। फेलिक्स, तुम्हें साफ तौर पर गंभीर चोट नहीं लगी, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया कि तुम्हारी चोटें गंभीर हैं? और अगर तुम बेहोश थे तो हॉस्पिटल के पास मेरा पर्सनल नंबर कैसे आया? फेलिक्स की आंखें इधर उधर होती हैं। वह लंबे वक्त तक अटकता है, फिर बोलता है, मैं सच में बेहोश हो गया था। जब वे मुझे अंदर लाए तब मैं बेहोशी में शायद तुम्हारा नाम दोहरा रहा था। शायद मुझे तुम्हारा नंबर याद था। मैंने डॉक्टर्स को वह सुनाया होगा और उन्होंने तुम्हें कॉल किया। फेलिक्स खुद से लगभग प्रभावित हो जाता है कि उसने इतना साफ बहाना बना लिया। मैं लिंजू को देखता हूँ। ये बेवकूफ औरत सच में उस पर यकीन करने लगी है। वह तो यह सोचकर भावुक भी हो रही है कि फेलिक्स बेहोशी में भी उसी के बारे में सोच रहा था। इतना कमजोर बहाना। और लिंजू उसे पूरा का पूरा निगल जाती है। सोफी ने फेलिक्स को देखते ही समझ लिया था। अगर वह औरत होता तो आदमी उसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते। सोफी बोलती है, सुनने में तो लगता है लिंजू सच में तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। फेलिक्स ईमानदारी से सिर हिलाता है। रखती है। इस दुनिया में वही मेरा इकलौता परिवार है। हालांकि मुझे सच में नहीं लगता कि तुम्हें उसका नंबर याद है। क्या तुम अब भी साबित करना चाहोगे? मुझे अपनी आंखों से देखने दो यह रिश्ता कितना गहरा है। लिंजू के पास पहले ही सोफी के लिए बहुत कम सब्र है। सोफी को फेलिक्स की परवाह पर शक करते देख वह बीच में बोल पड़ती है, आगे बढ़ो, उसका नंबर सुनाओ, उसे दिखाओ असली लगाव कैसा होता है। फेलिक्स ठंडे पसीने में भीग जाता है। अब उसे सच में समझ आता है कि एक झूठ को संभालने के लिए 100 और झूठ चाहिए होते हैं। वह गहरी सोचने का नाटक करता है लेकिन एक भी अंक नहीं बोल पाता। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सोफी अपना सिर हल्का झुकाती है। ओह, क्या तुम फिर भूल गए? लिंजू सोफी के चेहरे का वह एक्सप्रेशन सह नहीं पाती। मजाक और तिरस्कार का वह बिल्कुल नपातुला मिश्रण। उसकी भौं चिढ़कर सिकुड़ जाती है। इतनी जल्दी क्या है? फेलिक्स को कल कार ने टक्कर मारी थी। शायद वह अभी भी डिसोरिएंटेड है। उसे बस एक पल दो। लिंजू को इतनी बुरी तरह फेलिक्स का बचाव करते देख मेरे सीने में तेज दर्द उठता है। एक पल के लिए सांस लेना भी दर्द देता है, लेकिन मैं पहले ही एंगेजमेंट खत्म कर चुका हूँ। आज मैं लिंजू के सामने सब कुछ पूरी तरह साफ कर दूंगा। अब से हम दोस्त नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर वह फेलिक्स की रक्षा करेगी तो मैं सोफी की रक्षा करूंगा। मैं खुले तिरस्कार के साथ लिंजू और फेलिक्स की तरफ देखता हूँ और हल्के मजाक के साथ कहता हूँ, मुझे मदद करने दो। ये एक से शुरू होता है। हाँ सही, एक। फेलिक्स ऐसे कहता है जैसे कुछ उसे याद आ रहा हो, लेकिन एक के बाद उसके पास कुछ नहीं है। अब लिंजू भी समझ जाती है। फेलिक्स को उसका नंबर याद नहीं था, लेकिन वह सोफी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं होने देगी। वह उसकी तरफदारी करती है। ये एक्सीडेंट के बाद का असर है। वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। और वैसे भी आजकल कौन फोन नंबर्स याद रखता है? मुझे तो अपना भी याद नहीं। मैं हल्के से मुस्कुराता हूँ। सच में मुझे हैरानी है मेरा इतना साफ कैसे याद है। मैं बिना रुके लिंजू का नंबर सुनाता हूँ, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, और बात वहीं नहीं रुकती। मुझे उसकी जिंदगी की हर जरूरी तारीख याद है। उसका बर्थडे, उसका साइकिल, हर अकाउंट पासवर्ड, हर बैंकिंग डिटेल। जब भी लिंजू कुछ भूलती थी उसे कभी दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह बस मुझे कॉल करती थी और मेरे पास हमेशा जवाब होता था। उसी पल लिंजू मुझे पूरी तरह शांत देखती है और समझती है कि उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि मैंने उसके बारे में कितना कुछ याद रखा हुआ था। अगर बाकी लोग यहाँ नहीं होते तो लिंजू अभी कमरे के पार आकर मुझे किस कर देती। वह भावनाओं से भर गई है। उसे पता था कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो। तुम्हें सब याद है, उसकी हर एक चीज। लेकिन सोफी चुपचाप गुस्से में है। असल में यह
यह काफी साफ होता है कि कोई इंसान सच में किसी की परवाह करता है या नहीं। कुछ चीजें इतनी गहराई में खुद जाती हैं कि कभी मिटती नहीं। उन शब्दों ने दो तरफ काटा। उन्होंने लिंजू और फेलिक्स को उजागर किया और उन्होंने सोफी की अपनी भावनाएं भी दिखा दी जो सतह के ठीक नीचे दबी हुई थी। मुझे ठीक पता है मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया। लिंजू अब फटने वाली है। वह मुझे और सोफी को ऐसे भरे हुए शब्दों का आदान प्रदान करते देखती है जैसे कमरे में और कोई है ही नहीं, और वह टूट जाती है। अब कोई संयम नहीं। वह तूफान की तरह सोफी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और झटका देती है। तुम बेशर्म गोद ली हुई लड़की, मेरी फियांस को फुसलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। थप्पड़ इतनी तेजी से पड़ता है कि किसी को आने का एहसास तक नहीं होता। जैसे ही लिंजू सोफी पर चिल्लाती है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता हूँ और मेरा हाथ लिंजू के चेहरे से टकराता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे मारूंगा। सोफी और फेलिक्स दोनों जम जाते हैं। दोनों में से कोई समझ नहीं पाता कि मैं पूरी तरह कैसे बदल गया। क्या सच में सिर्फ उसके चले जाने से यह सब हुआ? उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि इस थप्पड़ में 2 जन्मों की नफरत का वजन है। हर बार जब मैं अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता हूँ, लिंजू की क्रूरता, उसका धोखा, जिस तरह उसने मेरे सबसे निस्वार्थ प्यार को मिट्टी में मिला दिया। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कारण होता जिसे मैं इस्तेमाल कर पाता तो मैं चाहता दोनों इस दुनिया से गायब हो जाए, लेकिन उसके नतीजे बहुत भारी होते। लू फैमिली मेरे पीछे पड़ जाती, कानून भी पीछे आता। मैं उनके लिए खुद को कुर्बान नहीं करने वाला। लिंजू अपने गाल पर हाथ रखे जमी खड़ी है। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसे कभी नहीं मारा, यहाँ तक कि मेरे उस रूप ने भी नहीं जिसने उसे उसकी हर मांगी हुई चीज दी थी। आंसू तुरंत उसकी नजर धुंधली कर देते हैं, दर्द से नहीं, शुद्ध अविश्वास से। वह उस आदमी को देखती है जिसने कभी उसे खुश रखने के लिए सब कुछ सहा था। मेरी आंखों में उसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ठंडी स्थिर नफरत। फेलिक्स घबरा जाता है और लिंजू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। युएनकाई, तुम उसे कैसे मार सकते हो? वह यहाँ माफी मांगने आई थी। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ। मेरी नजर धीरे धीरे फेलिक्स पर जाती है। बहुत आगे। मैंने जो किया वह हल्का था और तुम्हें लगता है तुम कितने साफ हो। वेडिंग हाउस में उसे कौन पकड़े हुए था? उसके चले जाने पर उसे हॉस्पिटल बुलाने के लिए झूठ किसने बोला? मुझे कहो तुम्हारा कोई छुपा मकसद नहीं था। कहो। फेलिक्स के पास कहने को कुछ नहीं है। उसका चेहरा लाल पड़ता है, फिर सफेद। उसकी आंखें हर तरफ जाती हैं, बस मेरी तरफ नहीं। एहसास लिंजू को एक पल देर से होता है। फेलिक्स की हर बात में खाली जगहें हैं। वह उसका हाथ पकड़ती है। मुझे सच बताओ, क्या हॉस्पिटल से मुझे कॉल करवाने का इंतजाम तुमने किया था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हें गंभीर चोट नहीं लगी? क्या तुम पूरे समय मुझसे झूठ बोलते रहे? फेलिक्स उसके पकड़ने पर दर्द से मुंह बनाता है। वह उसका हाथ झटक देता है। नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम बस बहुत भोली थी, बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। वे शब्द तलवार की तरह लगते हैं। लिंजू अंदर से पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। उसने उसे अपने खून जैसा माना। उसने अपनी हर चीज से उसकी रक्षा की और आखिर में उसने उसका इस्तेमाल किया। सोफी मेरे पास आती है और धीरे से मेरा हाथ पकड़ती है, मुझे सांस लेने का इशारा देती हुई। मैं अपना हाथ मोड़कर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, अपनी हथेली में उसकी गर्माहट महसूस करते हुए। मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैं फिर लिंजू और फेलिक्स की तरफ देखता हूँ, वह फिर ठंडा हो जाता है। लिंजू, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, हमारी एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है। अब से हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। लो फैमिली मुझ पर जो कुछ भी उधार है मैं सब वापस लूंगा, आखिरी टुकड़े तक। और तुम फेलिक्स, तुमने लिंजू के भरोसे का इस्तेमाल करके मेरी एंगेजमेंट बैंक्वेट बर्बाद की, मेरी हर चीज बर्बाद करने के लिए। उस हिसाब को हम समय आने पर बराबर करेंगे। उसी पल ऑफिस का दरवाजा खुलता है। जॉइस अंदर आती है, हाथ में डॉक्यूमेंट लिए हुए। उसके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर्स। शरोन, लियो फैमिली पूरी तरह बिखर चुकी है। स्टॉक रिकवरी से बाहर क्रैश हो चुका है। वे इंसॉल्वेंट है। एलेनोर लुओ को शौक से कार्डियक एपिसोड हुआ, वह बच नहीं पाई। विक्टर चिन को करप्शन और ब्रेवरी के शक में पुलिस ले गई है। ब्रूनो चिन और बाकी लोगों पर औपचारिक चार्जेस लग चुके हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वे अपनी बाकी जिंदगी प्रिजन में बिताएंगे। ये सुनते ही लिंजू के पैरों से ताकत निकल जाती है। वह मुश्किल से खुद को संभालती है। ग्रैंडमा चली गई, फादर गिरफ्तार हो गए, लुओ फैमिली खत्म हो गई। एक पल में उसने सब कुछ खो दिया। फेलिक्स ये देखता है और वह भी घबरा जाता है। वह लुओ फैमिली के पैसे के लिए लिंजू से चिपका था। अब जब लुओ फैमिली खत्म हो गई, उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसका नकाब पूरी तरह उतर जाता है। वह जहर भरी आवाज में लिंजू पर पलटता है। ये सब तुम्हारी गलती है लिंजू। अगर तुम इतनी आसानी से मैनिपुलेट ना होती तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुंचता। मेरा प्लान था तुम्हारे कनेक्शन का इस्तेमाल करके चेन फैमिली के करीब पहुंचना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेकार निकलोगी। तुम एक मैरिज एग्रीमेंट तक नहीं संभाल पाई। अब लुओ फैमिली खत्म हो गई। अब और नाटक करने का कोई मतलब नहीं। फेलिक्स घूमता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं। मिस्टर फेलिक्स, ये अब फ्रॉड एंड फॉल्स एक्जेशन के शक में है, कृपया हमारे साथ चलिए। वे आगे बढ़ते हैं और उसके हाथों में हैंडकफ्स डाल देते हैं। फेलिक्स बेतहाशा संघर्ष करता है, कहता हुआ कि वह निर्दोष है। कोई नहीं सुनता। उसे ले जाया जाता है। लिंजू पूरी तरह स्थिर खड़ी है। वह कांप रही है। वह फेलिक्स की पीठ को देखती है जब उसे बाहर ले जाया जा रहा होता है। फिर वह अपनी ग्रैंडमदर की मौत, अपने फादर की गिरफ्तारी और मेरी आंखों को याद करती है जिनमें बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है। आखिरकार उसे समझ आता है कि वह कितनी भयानक रूप से गलत थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ चलती है और मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाती है। मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे सच में पता है मैं गलत थी। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं फिर कभी इतनी रेकलेस नहीं बनूंगी। मैं फिर कभी तुमसे ऊपर फेलिक्स की रक्षा नहीं करूंगी। मैं बस वापस जाना चाहती हूँ उस वक्त में जब तुम अब भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठी लिंजू को देखता हूँ, उसके चेहरे पर बहते आंसू, और मुझे बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होता। मेरा पुराना रूप शायद नरम पड़ जाता, शायद टूट जाता, लेकिन जो
जो इंसान मैं अब हूँ उसके अंदर सिर्फ सोफी है और वह शांत स्थिरता जो बदला पूरा होने के बाद आती है। मैं धीरे से अपना हाथ सोफी के हाथ से निकालता हूँ और नीचे लिंजू को देखता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें मौके दिए थे, तुमने उन्हें लेने का चुनाव नहीं किया। तुमने अपने हाथों से जो हमारे पास था उसे नष्ट कर दिया और उसके साथ खुद को भी बर्बाद कर लिया। उठो, मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर कभी कोई मौका भी नहीं दूंगा। लिंजू मेरी आंखों में देखती है और कहीं कोई रास्ता नहीं पाती, कोई संभावना नहीं। वह फर्श पर टूटकर गिर जाती है और पहले बिना आवाज के रोती है, फिर और जोर से। उसकी सिसकियां पछतावे और निराशा में डूबी हुई है। सोफी उसे बिना जरा सी दया के देखती है। जो लोग दुख झेलते हैं अक्सर उसके लिए उनके अपने हाथ जिम्मेदार होते हैं। ये वही जिंदगी है जो लिंजू ने खुद के लिए बनाई। मैं सोफी की तरफ मुड़ता हूँ, मेरी आंखें तुरंत नरम हो जाती हैं। चलो चलते हैं, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। सोफी सिर हिलाती है और मेरे साथ दरवाजे की तरफ चलती है। जब हम लिंजू के पास से गुजरते हैं हम में से कोई उसकी तरफ नहीं देखता। हम चेयरमैन के ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। हर एम्प्लॉई जिसे हम पार करते हैं सम्मान से हमारा अभिवादन करता है। उनकी आंखों में सिर्फ आदर है। अब कोई मुझे कभी नीचे नहीं देखेगा। अब कोई सोफी को फिर कभी गोद ली हुई बेटी नहीं कहेगा। हम एलिवेटर में कदम रखते हैं। वह धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। मैं पूरे रास्ते सोफी का हाथ पकड़े रहता हूँ। अब से जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, दुख का एक पल भी नहीं, मैं वादा करता हूँ। सोफी मेरे चेहरे को पूरी गंभीरता से देखती है और उसकी आंखें हल्की गीली हो जाती हैं। वह मजबूती से सिर हिलाती है। हाँ, हमेशा साथ। हम कभी अलग नहीं होंगे। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं। हम यीबो टावर से साथ साथ बाहर निकलते हैं। धूप हम पर गिरती है, वार्म और चमकदार, जैसे वह हर परछाई, हर घाव अतीत के हर उस हिस्से को जला रही हो जिसका अब हम पर कोई हक नहीं रहा। Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.